हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टेप अप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल आज आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं क्लास 11 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 10 स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1 कैश बुक। बच्चों, एक चीज मैं आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में बता दूं, इन्हें सब्सिडियरी बुक्स भी बोला जाता है, इन्हें स्पेशल पर्पस बुक भी बोला जाता है। और ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ आंसर निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैप्टर हमारी अकाउंटेंसी की वर्किंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जो मैं आज आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर की क्या अहमियत है, सिर्फ और सिर्फ इसको आप लोग नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखें। अगर आपको अच्छी अकाउंटेंसी सीखनी है तो उसके लिए हमारे पास जर्नल क्या होता है, सब डिवीजन ऑफ जर्नल क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है, यह समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जब हमारे पास ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ऑलरेडी जर्नल बुक है, तो फिर जर्नल का सब डिवीजन क्यों किया गया और क्यों इस तरीके की स्पेशल पर्पस बुक्स बनाई जाती हैं। तो यह चीज बच्चों आपको हमारी पहली लाइन से ही क्लियर हो जाएगी। यहां पर देखें बच्चों क्या लिखा हुआ है। यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन आर न्यूमरस एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, दैट इज जर्नल बुक। तो बच्चों, हम अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते आ रहे हो, बड़े ही सिलेक्टेड ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, जिसमें आपको सिखाया जाता था कि ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो किसी भी बिजनेस हाउस में बच्चों न्यूमरस ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उन न्यूमरस ट्रांजैक्शंस को सिर्फ और सिर्फ जर्नल में रिकॉर्ड करना हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट, अगर हजारों ट्रांजैक्शंस होंगे तो आपको हजारों जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेंगी, और हर एक जर्नल एंट्री में एटलीस्ट 2 अकाउंट तो होते ही हैं। आपको 1000 अगर आपने जर्नल एंट्रीज पास करी तो बच्चों 2000 टाइम्स आपको उनकी पोस्टिंग भी करनी पड़ेगी। आ रही बात समझ में? तो अगर हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन न्यूमरस है, मतलब नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर बहुत ज्यादा है, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कहां रिकॉर्ड करें, जर्नल में। इसीलिए इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। इसीलिए जर्नल को सब डिवाइड किया जाता है, और अकाउंटेंट आपसे कहते हैं कि एक जैसे नेचर वाले ट्रांजैक्शन के लिए आप एक पर्टिकुलर बुक बना लीजिए। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि रिपीटेटिव इन नेचर है, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे बिजनेस में बार बार होते हैं, उनको जर्नल में लिखें, जर्नल से पोस्टिंग में करें। इससे ज्यादा बेटर है कि क्यों ना हम उसकी एक सेपरेट बुक तैयार कर लें। और अच्छी बात बच्चों ये होती है कि जब आप जर्नल को सब डिवाइड करके एक कोई पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए बुक बनाते हैं, जिसको स्पेशल पर्पस बुक भी बोला जाता है, तो अगर आप स्पेशल पर्पस बुक मेंटेन कर रहे हैं तो आपको जर्नल एंट्रीज पास करने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए यहां पे हमारा जो काम होता है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है इट इज कन्वीनियंट टू मेंटेन अ सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम कैसे याद रखेंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको जर्नल में रिकॉर्ड करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए, रिकॉर्ड कर भी लिया तो हमको उसके जस्ट डबल क्या करनी पड़ेगी, पोस्टिंग करनी पड़ेगी। इसलिए ज्यादा बेहतर है कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि अपने आप में रिपीटेटिव इन नेचर के होते हैं, उन ट्रांजैक्शन की एक सेपरेट बुक बना ली जाए। उसी को बोला जाएगा बच्चों स्पेशल पर्पस बुक। आगे यहां पे लिखा हुआ है 1 टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस। जैसे आपने देखा है कि बिजनेस में हमारे कैश ट्रांजैक्शंस, जो छोटे बिजनेस होते हैं वहां पे कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली होते हैं। तो पहले मैं उसकी जर्नल एंट्री बनाऊं, फिर मैं उसकी पोस्टिंग करूं। इससे ज्यादा बेहतर है कि क्यों ना कैश ट्रांजैक्शन के लिए एक स्पेशल बुक बना ली जाए, जिसको क्या बोला जाता है बच्चों, कैश बुक। आगे यहां पे लिखा हुआ है अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश ट्रांजैक्शन के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो होता है कैश के अलावा क्रेडिट पे गुड्स को खरीदना और बेचना। तो क्रेडिट में गुड्स खरीदेंगे, उसके लिए एक अलग से बुक बना लेंगे। आगे लिखा हुआ है येट अनदर रिकॉर्ड टू क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। क्रेडिट में गुड्स बेचेंगे, उसके लिए एक अलग से हम लोग यहाँ पे बुक तैयार कर लेंगे। बुक ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड प्राइमरी एंट्री। इनको भी बच्चों बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री ही बोला जाएगा। इट इज अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ जर्नल। ये जर्नल का अपने आप में एक स्पेशल फॉर्म होता है, अ सब डिवीजन ऑफ इट। बेसिकली हम यहाँ पे जर्नल ही बना रहे हैं, लेकिन हम उसको सब डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शंस जो कि अपने आप में रिपीटेटिव इन नेचर के होते हैं, हम उनके लिए अलग से एक बुक बना लेंगे। तो देखो, उसको आप लोगों को कैसे समझना है बच्चों, आप लोगों को उसको कुछ इस तरीके से समझना है कि अगर आपके ट्रांजेक्शंस बहुत ही कम है तो आप जर्नल बना लीजिए, जर्नल से लेजर बना लीजिएगा पोस्टिंग करके, और उसके फाइनल बैलेंसेस से आप लोग ट्रायल बैलेंस बना लीजिएगा। ट्रायल बैलेंस बना के आपको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी पता चल जाएगी। विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस आप अपना ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट तैयार कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं तो आप एक काम करिए, जर्नल को सब डिवाइड कर दीजिए। ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि अपने आप में रिपीटेटिव इन नेचर के हैं, उनकी आप एक स्पेशल बुक बना लीजिए, और जो बचे कुछ अदर ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इन स्पेशल बुक में कवर नहीं किए जाएंगे, उनको आप जर्नल प्रॉपर नाम की बुक में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। आगे आपसे बोला जा रहा है जर्नल एंट्रीज पास्ड is not passed for the transaction recorded in such books।
ध्यान से सुनना, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये आपसे कह रहे हैं कि अगर आपने जर्नल को सब डिवाइड कर दिया है और अगर आप स्पेशल बुक मेंटेन कर रहे हैं तो फिर उन ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग, जिन ट्रांजैक्शंस को आप स्पेशल बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको बच्चों ऐसे समझाता हूं, इफ वी आर मेंटेनिंग सब्सिडियरी बुक्स, इफ वी आर मेंटेनिंग स्पेशल पर्पस बुक्स, देन देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री। अगर हम इन ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेशल बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो जो हमें फिर यहां पे जर्नल एंट्रीज पास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। किन के रिगार्डिंग? उन ट्रांजैक्शंस के रिगार्डिंग जिनकी आपने क्या बना ली है, स्पेशल पर्पस बुक। आगे लिखा हुआ है दे आर डायरेक्टली पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट, बुक से डायरेक्टली जो उसका सेकंड इफेक्ट होता है वो उनके कंसर्न लेजर अकाउंट के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है। तो यहां पे मैं उसको एक बार समराइज करना पसंद करूंगा। अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करें और फिर वहां से उनकी जस्ट डबल अकाउंटों के अंदर पोस्टिंग करें। तो अकाउंटेंट्स ने आपको सजेस्ट किया कि अगर आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है तो आप अपने जर्नल को सब डिवाइड कर लीजिए। ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि अपने आप में रिपीटेटिव इन नेचर के होते हैं, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, इन सब के लिए आप स्पेशल बुक्स बना लीजिए। इफ यू आर मेंटेनिंग स्पेशल बुक्स देन देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री। उस बुक से डायरेक्ट उठा के कंसर्न अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। इससे बच्चों हमारा एक लंबा रास्ता जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है। चलते हैं बच्चों आगे। चलिए, तो यहां मैंने आपको समझाया कि स्पेशल पर्पस बुक्स क्यों हमारे लिए स्पेशल है। चलिए यहां देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, दीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री आर ऑल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स। जब आप अपने जर्नल का सब डिवीजन करते हैं तो बच्चों हम उन्हें स्पेशल पर्पस बुक भी बोल सकते हैं, हम उन्हें सब्सिडियरी बुक्स भी बोल सकते हैं और हम उन्हें स्पेशल जर्नल भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सिडियरी बुक्स और सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब यहां पर मैं आपको आपके जर्नल का सब डिवीजन करके दिखा रहा हूं और समझा रहा हूं कि किस नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए आपको किस तरीके की बुक प्रिपेयर करनी होती है। द जर्नल फॉर कन्वीनियंस इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सब्सिडियरी बुक। सबसे पहली बुक बच्चों हम लोग जो मेंटेन करेंगे वो है कैश बुक। तो ये जितनी भी सब्सिडियरी बुक्स है ना, इन सब का बर्थ तभी होगा जब आप जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप उसको सब डिवाइड करके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप अपने सारे ट्रांजैक्शन जर्नल में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपको इन बुक्स को बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आपने रिपीटेटिव इन नेचर जो होते हैं ट्रांजैक्शन, उनके लिए स्पेशल बुक्स बना लिए। तो फिर इसका मतलब आपने अपने जर्नल को सब डिवाइड कर दिया है। बच्चों सबसे पहले हमारे पास होती है कैश बुक। तो जैसे कि वो नाम से ही साउंड कर रही है, एक ऐसी बुक इन विच ओनली कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, उसके लिए हम बना लेते हैं बच्चों कैश बुक। तो आपके बिजनेस में जितने भी कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगे उनकी जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ऑल आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू रिकॉर्ड रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। तो जितने भी कैश का इनफ्लो होगा, जितना भी कैश का आउटफ्लो होगा, इंक्लूडिंग रिसीट्स इनटू एंड पेमेंट फ्रॉम द बैंक, और जितना भी बैंक में पैसा जा रहा है या फिर बैंक से पैसा निकल रहा है, इन सब चीजों के लिए हम लोग क्या मेंटेन कर लेंगे बच्चों, कैश बुक। क्लियर? तो मैंने अपने जर्नल को सब डिवाइड कर दिया है और कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए मैं कौन सी स्पेशल बुक मेंटेन कर रहा हूं, कैश बुक। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मेरे पास परचेज बुक, नाम से ही साउंड कर रहा है, टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ द गुड्स। तो यहां पे जब जब आप लोग गुड्स खरीदेंगे क्रेडिट में, उसको उधार में खरीदेंगे, तो कहां रिकॉर्ड करना है आप लोगों को, परचेज बुक में। लेकिन सर हम सिर्फ उधार में नहीं खरीदते हैं, तो हम तो यहां पर जो गुड्स हैं वो कैश में भी खरीदते हैं। अरे वही तो मुझे आप लोगों को समझाना है कि अगर आप क्रेडिट में गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसको कहां लेके चले जाएगा, परचेज बुक में। जिस पर्सन से आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज करे हैं उसके कंसर्न अकाउंट में परचेज बुक से हो जाएगी पोस्टिंग। अब अगर आपने नगद में गुड्स खरीदे हैं तो एक काम करिए ना, आपने कैश के लिए क्या बना के रखी है, कैश बुक। तो अगर आप कैश में गुड्स परचेज करेंगे तो कैश वाला इफेक्ट कहां चले जाएगा, कैश बुक के अंदर, और वहां से कंसर्न अकाउंट मतलब पोस्टिंग हो जाएगी बच्चों, किस अकाउंट के अंदर, परचेजेस अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, अगर मैंने गुड्स खरीदे हैं कैश में तो कैश वाला इफेक्ट कहां जाएगा, कैश बुक के अंदर, और परचेज का इफेक्ट कहां चले जाएगा, परचेज अकाउंट में, परचेज अकाउंट में। और अगर मैंने गुड्स परचेज करे हैं बच्चों क्रेडिट पे, तो यहां पर जो गुड्स परचेज करें वाला इफेक्ट कहां पर आ जाएगा, परचेज बुक के अंदर, और उसके कंसर्न अकाउंट जिस भी पर्सन से आपने गुड्स परचेज करें क्रेडिट में, वहां पर इसके अंदर कर दी जाएगी पोस्टिंग। बिल्कुल बच्चों सेल्स बुक में भी ऐसा ही होने वाला है। क्यों बनाई जाती है सेल्स बुक, तो टू रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। जितने भी गुड्स आप नगद में बेच रहे हैं वो आप कहां लेके चले जाइएगा, कैश बुक के अंदर। तो कैश वाला इफेक्ट कहां चले जाएगा, कैश बुक में, और सेल्स किसके अंदर चली जाएगी, सेल्स अकाउंट के अंदर। और अगर आप गुड्स बेच रहे हैं बच्चों क्रेडिट में, तो यहां पे जो सेल्स वाला इफेक्ट है वो किस में चले जाएगा, सेल्स बुक के अंदर। और जिस भी पर्सन को आपने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट पे, उस कंसर्न अकाउंट के अंदर क्या कर दी जाएगी बच्चों, पोस्टिंग कर जाएगी। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा
होगा। फिर भी एक बार मैं आपको और बता देता हूं, कैश बुक हमारी एक ऐसी बुक है जिसमें कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद परचेज बुक, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो क्रेडिट परचेज का परचेज वाला इफेक्ट यहां आ जाएगा, कंसर्न अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी। इफ यू आर परचेजिंग गुड्स फॉर कैश, तो कैश वाला इफेक्ट यहां रिकॉर्ड हो जाएगा और परचेज अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। अब आ जाइए सेल्स बुक पे, ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। तो जब आप गुड्स क्रेडिट पे बेचेंगे, सेल्स का इफेक्ट यहां आ जाएगा, कंसर्न अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। और अगर आप बच्चों यहां पे गुड्स बेच रहे हैं नगद में, तो जो कैश आपको मिलेगा वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड कर दीजिएगा और जो सेल्स होगी बच्चों उसकी पोस्टिंग हो जाएगी सेल्स बुक के अंदर। एकदम क्लियर? चलें बच्चों आगे। हाँ जी सर बिल्कुल, चलिए आगे। अब देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी बुक्स हैं। तो बच्चों मेरे पास अब के अलावा है परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। फिर मैं इसका पूरा का पूरा आप लोगों को जो वर्किंग होती है वो समझाने वाला हूं। तो पहले यहां देख लेते हैं कि परचेज रिटर्न बुक में हमारे पास क्या बोला जा रहा है। टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स प्रीवियसली परचेज ऑन क्रेडिट। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने क्रेडिट में गुड्स परचेज किए थे, जिसको आपने कहाँ रिकॉर्ड किया था, परचेज बुक में, इन्हीं गुड्स को अगर आप वापस कर देंगे अपने सप्लायर को, तो उसको आपको कहाँ रिकॉर्ड करना होगा, परचेज रिटर्न बुक में। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास सेल्स रिटर्न बुक। अभी हमने थोड़ी देर पहले गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे, तो अगर हमने अपने कस्टमर्स को गुड्स बेचे थे क्रेडिट पे, तो हमने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा, सेल्स बुक में। अब अगर हमारे कस्टमर हमारे वही गुड्स वापस कर देंगे, तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर। और बच्चों लास्ट में होता है जर्नल प्रॉपर, तो समझने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा भी और बुक्स होती हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं होती। तो आप मान के चलिए कि हमारे पास टोटल कितनी बुक्स हैं, 6। ठीक, कैश ट्रांजैक्शंस एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सर इन कैश बुक, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड सर इन परचेज बुक, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड सर इन सेल्स बुक। ठीक है, अब जो गुड्स आपने क्रेडिट में खरीदे थे उनको रिटर्न करोगे तो परचेज रिटर्न बुक, जो गुड्स आपने क्रेडिट में बेचे थे वो गुड्स वापस आ जाएंगे तो सेल्स रिटर्न बुक। इतना हो गया। अब इसके अलावा जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो किस में चले जाते हैं, जर्नल प्रॉपर में। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो इन 5 बुक्स के अंदर कवर नहीं होते हैं, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ चले जाते हैं, आपके जर्नल प्रॉपर में। तो बड़ा ही सिंपल सा क्लासिफिकेशन है इसका, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि बस आंसर आ जाए, आंसर आ जाए। ऐसे नहीं चलता, आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीखना चाहिए। तो इफ यू आर मेंटेनिंग जर्नल, तो सारे ट्रांजैक्शंस कहाँ लेके चले जाओ, जर्नल में। और अगर आप उसका सब डिवीजन कर देते हो, तो ये जो 5 हमारी बुक्स हैं, कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, इन सारे ट्रांजैक्शंस को छोड़ के जितने भी ट्रांजैक्शंस बचेंगे वो काय में चले जाएंगे बच्चे, जर्नल प्रॉपर में। तो कहीं ना कहीं जर्नल प्रॉपर अपने आप में जर्नल ही है, लेकिन ये जो टर्म यूज किया जाएगा, कब यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है एट द टाइम ऑफ सब डिवीजन ऑफ जर्नल। तो आप उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर लीजिए। एक आपका जर्नल है, तो सारी एंट्रीज आपको कहां बनानी है, जर्नल के अंदर। सारे ट्रांजैक्शंस आपको कहां रिकॉर्ड करना है, जर्नल के अंदर। लेकिन अगर आपके ट्रांजैक्शंस रिपीटेटिव इन नेचर के हैं, तो आपने 5 ट्रांजैक्शंस को अलग इनके लिए स्पेशल पर्पस बुक बना ली, और भी बनाई जा सकती है, डिपेंड करते हैं आपके यहां पर किस तरीके के ट्रांजैक्शंस अपने आप में रिपीटेटिव इन नेचर में होते हैं। तो इन 5 ट्रांजैक्शंस को हटा के जो भी ट्रांजैक्शंस बचेंगे जो कि इन 5 बुक्स में कवर नहीं किए जाते हैं, वो सारे के सारे कहां रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो ये अपने आप में जर्नल ही है। चले आगे। चलिए, तो बच्चों नेक्स्ट जो हमारी सब डिवीजन करने के बाद सबसे पहली स्पेशल पर्पस बुक होती है बच्चों, वो होती है कैश बुक। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ये हमसे क्या कह रहे हैं। ये हमसे क्या कह रहे हैं कि कैश बुक इज अ बुक इन विच रिसीट एंड पेमेंट इन कैश एंड थ्रू बैंक्स आर रिकॉर्डेड। तो कैश बुक अपने आप में वो स्पेशल बुक है जिसके अंदर ओनली कैश एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, बोथ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। कैश अगर आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो भी कैश बुक में लेके जाना है। और अगर आपका कैश और बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, तो भी आपको उसको कैश बुक में ही लेकर जाना है। आगे चलते हैं बच्चों, पहले कुछ फीचर्स देख लेते हैं हम लोग कि हमारी कैश बुक की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फीचर्स में अगर मैं देखूं तो सबसे पहला उठा रहा हूं मैं यहाँ पे, ओनली कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, इट मीन्स क्रेडिट ट्रांजेक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड हियर। Only cash and banking transactions are recorded. It means credit transactions are not recorded here. उनको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। अगली खासियत इसकी क्या है, कैश रिसीट्स एंड चेक डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो जब जब आपका कैश इंक्रीज होगा और जब जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको उसको कहाँ लेके जाना है, डेबिट साइड में। सर ये कुछ याद आ रहा है हमको बच्चों, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ाया था ना, कैश और बैंक बैलेंस हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैश रिसीट्स एंड चेक डिपॉजिटेड। तो दोनों से ही हमारा कैश और बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमारे लिए क्या होते हैं, एसेट्स। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, उसको डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ये आपसे कह रहे हैं कि कैश एंड चेक पेमेंट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो दोनों से ही हमारे कैश और बैंक नाम के जो एसेट हैं बच्चों, उनके बैलेंस में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आएगा। एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो बच्चों जब जब आपके कैश और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आप डेबिट साइड में लेके जाइएगा। जब
भी हमारा कैश और बैंक बैलेंस कम होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड में लेके जाएंगे। ध्यान से देखना, अगला वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा जोर देता हूं बच्चों अकाउंटेंसी को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, मतलब मुझे कैश मिल रहा है राम से, एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे कैश मिल रहा है राम से, तो जो कैश मिला है ये तो कैश बुक में जाएगा, ठीक है, और जिस पर्सन ने हमको दिया है वो कंसर्न अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो जाएगी। तो राम का अकाउंट मुझे सेपरेटली मेंटेन करना पड़ेगा। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, तो यहां पर सिर्फ सिंगल एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड किया जाता है। कैश मिल रहा है वो रिकॉर्ड कर लिया, किसने दिया वो अलग से रिकॉर्ड होगा, ठीक है। हमने पेमेंट कर दी है सैलरी की, तो कैश चला गया वो यहां रिकॉर्ड हो जाएगा, सैलरी अलग से रिकॉर्ड की जाएगी। आगे यहां पे बच्चों लिखा हुआ है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जब कभी भी आप कैश बुक बनाएंगे तो उसमें जो कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शंस होते हैं उन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों क्रम अनुसार, जैसे जैसे हैपनिंग होते चले जाएगी ट्रांजेक्शन की वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। और आगे बड़े पते की बात लिखी हुई है, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बोथ जर्नल एंड द लेजर एट द सेम टाइम। ये हमारे कैश बुक की बहुत बड़ी खासियत है। इफ यू आर मेंटेनिंग कैश बुक देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री। तो अगर आप कैश बुक मेंटेन कर रहे होते हैं तो यही अपने आप में जर्नल होता है, क्योंकि सीधे कैश ट्रांजेक्शन लाके यहीं रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं, और यही अपने आप में कैश का लेजर भी होता है। सारे कैश और बैंक के ट्रांजेक्शंस आपको उस कैश बुक के अंदर ही देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसी बुक है यहाँ पहले ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड भी किया जाता है, और मैं एक चीज बता दूं बच्चों, डेट वाइज यहाँ पे उसका इनफ्लो आउटफ्लो भी कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो यही अपने आप में लेजर भी है। ये अकाउंट के नेचर को भी शो करता है कि किस किस डेट पे कैश इंक्रीज हुआ है और बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, किस किस डेट पे कैश और बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है। तो ये दोनों ही हमारे लिए एक्ट करता है, जर्नल का पार्ट भी और लेजर का पार्ट भी। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक समझ लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कैश बुक में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक। लेकिन एक चीज बता दूं बच्चों, 3 कॉलम कैश बुक भी होती है, ठीक है। हमारे एनसीईआरटी में फिलहाल नहीं है, इसलिए आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश बुक, अदरवाइज 3 टाइप्स हो जाएंगे, ठीक है। पहले आपके पास यहाँ पे सिंपल कैश बुक या सिंगल कॉलम कैश बुक। तो सिंपल कॉलम, सिंगल कॉलम या फिर सिंगल जो हमारी सिंपल कैश बुक है या फिर जो सिंगल कॉलम कैश बुक है बच्चों, नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ कैश का ही कॉलम होगा, तो ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉलम और डबल कॉलम कैश बुक। अब ये 2 कॉलम के साथ मेंटेन करोगे तो एक कॉलम में बच्चों आप दिखाओगे कैश के ट्रांजेक्शन और एक आप उसमें दिखाओगे बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। तो अगर आप सिर्फ कैश में ही ट्रांजेक्शंस करते हैं, कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शंस नहीं करते हैं, तो आप एक काम करिए, आप सिंगल कॉलम कैश बुक बना लीजिए। आप सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजेक्शंस करते हैं, बिल्कुल भी कैश में ट्रांजेक्शंस नहीं करते हैं, तब भी सिंगल कॉलम ही बनाइएगा, लेकिन उसमें बैंक कॉलम मेंटेन करिएगा। और अगर आप कैश और बैंक दोनों टाइप के ट्रांजेक्शंस करते हैं तो 2 कॉलम कैश बुक बनाइए। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों कि कैश और बैंकिंग ट्रांजेक्शंस के साथ कैश डिस्काउंट भी एप्लीकेबल होता है। तो 3 कॉलम कैश बुक भी बनाई जा सकती है, जिसमें एक कॉलम होगा बच्चों कैश का, एक कॉलम होगा बच्चों हमारे पास बैंक का, और एक कॉलम होगा बच्चों हमारे पास डिस्काउंट का। तो चूंकि अब वो हमारे पास सिलेबस में होती नहीं है, इसलिए मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। आगे चलते हैं। इन एडिशन टू द मेन कैश बुक फर्म्स ऑल्सो मेंटेन पैटी कैश बुक। अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हैं तो इसके साथ साथ आप लोग बच्चों पैटी कैश बुक भी मेंटेन कर सकते हैं। हमारे ऐसे ट्रांजेक्शन्स बहुत ही जो कि नॉमिनल नेचर के होते हैं, छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं, जिनको हम लोग जनरली चिल्लर एक्सपेंसेस बोलते हैं, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस को मेन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है बच्चों, उनको रिकॉर्ड किया जाता है पैटी कैश बुक में। तो जो हमारे पास, हम ऐसे समझेंगे कि जो मेन ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, उनको आप कहाँ रिकॉर्ड कर लीजिएगा कैश बुक में। मतलब जो बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको आप कहाँ रिकॉर्ड करिएगा, मेन कैश बुक में। और जो बहुत ही नॉमिनल नेचर के खर्चे होते हैं यार, रिफ्रेशमेंट कर दिया, विंडो क्लीनिंग दे दी, छोटे मोटे कैजुअल हम लोगों ने वेजेस पे कर दिए, इस तरीके के जो पोस्टेज हो गया, स्टैम्प्स हो गए, इस तरीके के जो बहुत ही नॉमिनल नेचर के खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए क्या बनाई जाती है, पैटी कैश बुक। हम ये भी सीखेंगे बच्चों की पैटी कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है। चलिए अब बच्चों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया है, अब उसके न्यूमेरिकल्स में बच्चों आप लोगों को यहां पर सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 1 लिया है मैंने। अब इलस्ट्रेशन बोलो, इलस्ट्रेशन जनरली बच्चों सॉल्व होते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक। हमको यहाँ पे क्या बनानी है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ अमिताभ ऑफ चेन्नई। तो कोई चेन्नई के अमिताभ जी हैं,
ठीक है, एक बार वो बता दूं, इलस्ट्रेशन सॉल्व होते हैं, बट चिंता मत करिए, मैं उसको सॉल्व ही करके दे रहा हूं आप लोगों को। आगे यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है, देखेंगे यहाँ पे 2022 में अप्रैल 1 में सबसे पहले हमारे पास कैश इन हैंड है कितना, 25,000। तो एक चीज़ बता दूं बच्चों, इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ट्रांजेक्शंस कैसे रिकॉर्ड करने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रम अनुसार, जैसे जैसे हैपनिंग होते चली जाती है हम उसको रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग बच्चों, सीधे चलते हैं इसके न्यूमेरिकल पे, इसको किस तरीके से कैश बुक बनानी है सिंगल कॉलम, ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो सिंगल कॉलम कैश बुक बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पर। तो इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, कहाँ के अमिताभ जी, चेन्नई के हैं। तो चलो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे चेन्नई भी लिख ही देता हूँ। ठीक, आगे चलें बच्चों। अब आप देखें हम लोग क्या बना रहे हैं, कैश बुक बना रहे हैं बच्चों। तो आप लोग क्या बढ़िया प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग से लिख दीजिए कैश बुक, कैपिटल लेटर्स में, थोड़ा टेंशन मिलेगा इसको कैपिटल लेटर से। और बच्चों अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ इसका फॉर्मेट। तो पिछले ही वीडियो में मैंने बच्चों आपको लेजर बुक कैसे मेंटेन की जाती है ये सिखाया था, अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कैसे की जाती है ये सिखाया था। यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्ट कैश बुक के अंदर पोस्टिंग करनी है या रिकॉर्डिंग करनी है, दोनों एक ही चीज़ हो जाती है कैश बुक के अंदर। तो वो चीज़ बच्चों मैं अब आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए। तो जो फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हो जाएगा डेट, बिल्कुल जैसे एक अकाउंट का फॉर्मेट बनाया जाता है वैसे ही बनाना है, क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा था कि यही जर्नल है यही लेजर है, दोनों का ये रोल प्ले करता है। तो यहाँ आ जाएगा डेट बच्चों, डेट के बाद आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स। लेकिन यहाँ पर पिछले शॉर्ट में, वन शॉर्ट मैंने बनाया था जो लेजर का, उसमें मैंने बताया था कि बच्चों मैं यहाँ पे जर्नल फॉल्यू लिखता था बच्चों, लेकिन यहाँ पे मैं लेजर फॉल्यू लिखूंगा। वो मैं इसलिए लिखूंगा क्योंकि ये भी अपने आप में एक लेजर है, और यहाँ से भी कंसर्न लेजर के अंदर ही, अकाउंट के अंदर ही क्या कर दी जाती है, पोस्टिंग कर दी जाती है, इसलिए यहाँ पे लेजर फॉल्यू लिखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, उसके बाद वापस से हम इसको रिपीट कर देंगे क्रेडिट साइड के लिए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, और ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास अमाउंट। और क्रेडिट और डेबिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब एक एक करके बच्चों हम लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शंस उठाने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ लाइन जरूर ड्रॉ करिएगा, और जो कुछ भी सॉल्व करें हमेशा प्रॉपर फॉर्मेट में ही सॉल्व करना। सबसे पहला ट्रांजैक्शन 2022 को हो रहा है, तो एक काम करिए, पहले तो आप दोनों साइड में ना ईयर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। तो 2022 यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों 2022। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन सीखिए। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि अप्रैल 1 में हमारे पास कैश इन हैंड है कितना, 25,000। पहले इसको समझो, ऐसे नहीं कि टीचर ने बताया कि इसको डेबिट साइड में मेंशन कर दिया जाता है तो आप गए उठा के लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे नहीं काम चलेगा। हम देखेंगे कि कैश इन हैंड का मतलब क्या है। पहले कैश इन हैंड का मतलब है कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2022-2023 में पहले दिन हमारे पास, इस साल की शुरुआत में पहले दिन हमारे पास कितना कैश रखा हुआ है, 25,000। ये जो कैश इन हैंड है ना बच्चों, ये इस साल का आपका कैश का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस था। पिछले साल आपके पास जितना भी कैश बचा था, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 31 मार्च 2022 की, 31 मार्च 2022 को सारी बुक्स क्लोज करने के बाद आपके पास कैश बचा था कितना, 25,000। अब इसी कैश से आप नए साल में अपनी स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटिंग को, तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा बच्चों कैश का 25,000। तो अब जरा आप समझने की कोशिश करिएगा, कैश हमारे लिए एसेट होता है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। तो अप्रैल 1 में मैं जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड में लेके जाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे बच्चों कैपिटल अकाउंट बना रहा होता तो कैपिटल हमारे लिए इंटरनल लायबिलिटी होती है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस में कहां लिखता है, क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से आपको पता चलता है कि ओपनिंग बैलेंसेस को किस तरफ रिकॉर्ड करना है। तो अगर मैं बात करूं कैश बुक की, तो ये मेरे लिए एसेट है, हम उसका ओपनिंग बैलेंस कहां लेके जाने वाले हैं, डेबिट साइड में। तो मैं यहां पे लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 25,000। कोई शॉर्टकट यूज मत करना बच्चों, कई बच्चे बैलेंस ब्रॉट डाउन की जगह टू बैल BD लिख देते हैं। बेटा बैल लिखोगे तो बैल जैसे ही नंबर आएंगे। ठीक है, आगे चलें अपन लोग। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले अप्रैल 2 में हमसे बोला जा रहा है कैश सेल्स आपने कर दी कितने की, 2,20,000 की। तो इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। एक काम करिए, कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट। मॉडर्न रूल्स लगाइए। मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग एसेट जब जब इंक्रीज होगा कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। एसेट जब जब कम होता है कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर दो कि ऑल द इनफ्लोज आर डेबिटेड। जब भी कैश आएगा कहाँ लिखना है, डेबिट साइड में। जब भी कैश जाएगा ऑल द इनफ्लोज आर क्रेडिटेड, कहाँ लिखना है आपको, कैश क्रेडिट साइड में। हिंदी में करना है तो ऐसे कर लो बच्चा, जब जब कैश इंक्रीज होगा किसी भी ट्रांजैक्शन से तो डेबिट साइड में लिख देना। जब जब किसी भी ट्रांजैक्शन से आपका कैश कम हो जाएगा तो बच्चों आप उसको क्रेडिट साइड में लिख दीजिएगा। तो हमें फोकस कैश पे करना है।
ठीक है, हमें जो फोकस करना है वो कैश पे करना है कि कैश उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो देखते हैं जरा बच्चों, यहाँ पे अप्रैल 2 में कैश सेल्स करी मैंने 2,20,000 की। अब जरा सोचो, अपन अपने आप में एक बिजनेसमैन हो गए, हम एक बिजनेस है, हमने यहाँ पे गुड्स बेचे हैं कितने के 2,20,000 के, और उससे मुझे कैश मिल रहा है कितना 2,20,000। तो मेरा कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो मैं कहाँ लिखूंगा उसको, डेबिट साइड में। तो मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी, सबसे पहले ट्रांजैक्शन की हैपनिंग हो रही है अप्रैल 2 में, तो अप्रैल 2, ठीक है। आपका जो कैश है वो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए कहाँ लिख रहा हूँ, डेबिट साइड में। लेकिन रीजन क्या है, उसके पीछे सेल्स। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेल्स। आपको साइड पहले चूज करना है कि आपको डेबिट साइड में लेके जाना है कि क्रेडिट साइड में। रीजन तो हमको बाद में पता चल ही जाते हैं। तो यहां मैं डेबिट साइड में इसलिए लेके जा रहा हूं क्योंकि गुड्स बेचने से हमारा जो कैश का बैलेंस होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जब भी कैश इंक्रीज होगा कहां लेके जाना है, डेबिट साइड में। रीजन क्या हो गया, सेल्स। तो अच्छा यहां लिख दूंगा मैं 2,20,000, यहाँ लिख देंगे हम लोग 2,20,000। अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं, अप्रैल 3। अप्रैल 3 में आपसे बोला जा रहा है डिपॉजिटेड कैश इनटू द बैंक। आपने अपने कैश बैलेंस में से कुछ हिस्सा 2 लाख रुपीज़ कहाँ ले आके जमा कर दिए हैं, बैंक में जमा कर दिए हैं। जल्दी से सोचो, कैसे सोचोगे कि हम बैठे हैं अपने गल्ले पे। गल्ला समझते हैं ना, वो बॉक्स होता है जिसके अंदर बिजनेस से जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो उस बॉक्स में रखा जाता है, उसको गल्ला बोला जाता है हिंदी में। तो हम बैठे हैं अपने गल्ले पे और बहुत सारा कैश हमारे पास, ठीक है, ड्यूरिंग द डे इकट्ठा हो गया है। तो हमने किसी को बोला कि भाई ये पकड़ो और उसको जाके बैंक में जाके जमा कर दो। तो बिजनेस के अंदर जो कैश है ना वो कम हो जाएगा, और कैश जब भी कम होता है तो कहाँ चले जाता है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर दूंगा। डेट हमारी कितनी है, अप्रैल 4 है आई गेस। यहाँ देख लीजिए बच्चों, सर अप्रैल 3 है, तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं उसको अप्रैल 3 कर देता हूँ। तो अप्रैल 3 बैंक में पैसा जमा करने से हमारा कैश बैलेंस डिक्रीज हो गया, इसलिए मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, क्रेडिट साइड में। तो मैं क्रेडिट साइड में जाऊँगा और रीज़न लिख दूंगा बाय बैंक। बैंक में पैसा जमा करने के कारण हमारा कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कितने से कम हो गया, 2 लाख रुपीज़ से। तो आप समझ गए बस। अब इसके अंदर मुझे यही करना है कि जब जब हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा मैं डेबिट साइड में लिख दूंगा, और जब भी कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा तो मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। यहाँ देखिए अप्रैल 3 में क्या हो रहा है। अप्रैल 3 में आपसे बोला जा रहा है इशू चेक टू अ क्रेडिटर ₹49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100। समझने की कोशिश करिएगा। वैसे अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे समझा चुका हूं जर्नल के टाइम पे। वहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखवाया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब कभी भी डिस्काउंट कैलकुलेटेड गिवन होता है आपको उसको गिवन वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो ट्रांजैक्शन ही ने आपसे बोल दिया है कि डिस्काउंट काटने के बाद मैंने यहाँ पे चेक इशू किया है कितने का, 49,900 का। वैसे मैं इसको अननेसेसरी समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चों वी आर नॉट हैविंग बैंक कॉलम हियर। ये अपने आप में एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसे मैं कैश बुक के अभी फिलहाल तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर यहां पर मैं 2 कॉलम कैश बुक मेंटेन कर रहा होता जिसके अंदर एक कॉलम कैश का होता है, एक कॉलम बैंक का होता है, तो जरूर मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेता। लेकिन चूंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शन है तो इसको बैंक कॉलम में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो कि मेरे पास यहां पर नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है अप्रैल 4 को वेजेस पेड इन कैश। कितने के वेजेस दे दिए आपने, 22,500 के। अप्रैल 4 कैश कम हो गया, सीधे क्रेडिट साइड में आ जाइए। यहाँ लिख दो बच्चों अप्रैल 4। क्या रीज़न है कैश कम होने का? आप देख रहे हैं मैं सिर्फ बनाना नहीं सीख रहा हूँ भाई, मैं उसको रीड करना भी सीख रहा हूँ। क्यों कैश कम हो गया? सर आपने वेजेस दे दिए। कितने के वेजेस दिए? 22,500 के। ठीक, आगे चलो भाई, देखो अब क्या हो रहा है। सब फिर से अप्रैल 4 में ना आपने गुड्स बेच दी नगद में, कैश सेल्स हो गई कितने की, सब 1,80,000 की। अब जरा सोचिएगा, गुड्स बेचने से कैश आएगा, कैश इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो बच्चों मैं जाऊंगा यहाँ पे डेबिट साइड में, चूंकि कैश जो हो रहा है मेरा इंक्रीज हो रहा है अप्रैल 4 को। क्या रीज़न है कैश इंक्रीज होने का? सर सेल्स है। कितना? सर 1,80,000। तो बच्चों यहाँ पे आप लिख देंगे 1,80,000। अगले ट्रांजैक्शन पे आ जाइए। फिर से आपने यहाँ पे क्या किया है, सर अप्रैल 7 को डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। अरे भाई 1,80,000 रुपए के गुड्स एक दिन में बेचोगे नगद में, तो घर पे थोड़ी न रखोगे, पैसा कहाँ जमा करते जाओगे, बैंक में जमा करते जाओगे। तो अप्रैल 7 को हमने फिर से जमा कर दिया है कितना, 1,50,000 रुपये। इससे कैश हमारे बिजनेस में कम हो जाएगा, इसलिए बच्चों मैं उसको क्रेडिट साइड में लेके जाऊँगा। बाय बैंक यहाँ पे लिख दूंगा। डेट डाल देंगे हम लोग अप्रैल 7। एक बार वैल्यू फिर से टैली कर लेते हैं। सर यहाँ पे आपने जो कैश जमा किया है वो जमा किया है 1,50,000। तो बच्चों यहाँ आ जाएगा आप लोगों का 1,50,000। ठीक, और आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है।
यहाँ देखते हैं अपन लोग क्या है ये, यहाँ लिखा हुआ है सर अप्रैल 9 पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड 4500। अब आप तो आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड है। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, हैव यू हर्ड अबाउट कैरियज इनवर्ड एंड कैरियज आउटवर्ड। कैरियज, कैरी करके लाना, जब हम अपने माल को कैरी करके लाते हैं तो उसके अगेंस्ट में हमें क्या करना पड़ता है, कैरियज देना पड़ता है। तो खरीदते वक्त गुड्स को जब आप कैरियज दोगे उसको बोला जाता है कैरियज इनवर्ड। यहां पे आप देखो, यहां पे आपने गुड्स बेचे हैं, गुड्स सोल्ड लिखा हुआ है और ट्रांसपोर्टर को दे रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं ये जो है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही हैं। तो खरीदते वक्त जब आप देते हैं उसको बोला जाता है कैरियज इनवर्ड। अभी बेचते वक्त आप ट्रांसपोर्टर को पैसे दे रहे हो तो इसको बोला जाएगा कैरियज आउटवर्ड। तो ये भी हमारे लिए कैश का क्या लेकर आएगा, आउटफ्लो लेकर आएगा 4500 रुपीज का। तो मैं डेट डाल दूंगा बच्चों अप्रैल 9 और यहां पे आ जाएगा बाय कैरियज आउटवर्ड। कितना 4500, तो बच्चों यहाँ पे मेंशन कर दूंगा मैं 4500। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या हो रहा है सर, अब आ रहा है हमारे पास अप्रैल 20 और अप्रैल 20 में हमसे बोला जा रहा है पेड कैश फॉर रिपेयर्स। आपने किसी चीज़ की रिपेयरिंग कराई है जिसके अगेंस्ट में आपने कितना पे कर दिया है 2000। बच्चों इससे भी हमारे पास कैश का आउटफ्लो होगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे क्रेडिट साइड में और लिख दूंगा बाय रिपेयर। तो जब जब आउटफ्लो हो जाएगा अपन ने किधर लेके जाना है सर, क्रेडिट साइड में लेके जाना है। डेट मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। रिपेयर के रिगार्डिंग आपने कैश कब पे किया था सर, हमने पे किया था अप्रैल 20 को। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 20। और आगे चलें बच्चों, अगले ट्रांजेक्शन में देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए अप्रैल 21, यहाँ आपसे बोला जा रहा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी। तो यहाँ तो सर ये चीज़ आ ही नहीं सकती है क्योंकि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे। कैश में परचेज कर रहे होते तो हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेते। भाई कैश बुक की खासियत क्या है, ओनली कैश एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड इन सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो ये जो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है ना, ये परचेज बुक जब हम बनाएंगे वहाँ इस ट्रांजेक्शन को लेके जाइएगा सर, अप्रैल 21 रिकॉर्ड नहीं हो सकता है। आगे चलिए अप्रैल 28 में आपसे बोला जा रहा है पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ 500। कितना पे कर रहे हैं 9500। तो डिस्काउंट दोबारा आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्काउंट हमेशा जब भी कैलकुलेट करके दिया जाता है गिवन वैल्यू से माइनस नहीं होता है, परसेंटेज फॉर्म में गिवन होता है तो माइनस करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने अपने क्रेडिटर सुनील को पे कर दिया 9500। तो यहाँ से भी कैश का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो यहाँ मैं चला जाऊँगा, लिख दूंगा अप्रैल 28। किसके कारण कैश का आउटफ्लो हो रहा है सर, सुनील के कारण हो रहा है। ठीक है, पेड कैश टू सुनील अप्रैल 28 कितना पे कर दिया 9500। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय सुनील 9500। तो कैश के आउटफ्लोज को क्रेडिट साइड में लेके जाइए, इनफ्लोज को डेबिट साइड में लेके जाइए, ऑटोमेटिकली हमारी कैश बुक जो है तैयार होते चले जाती है। अगला यहाँ पर है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश अप्रैल 29 9000 रुपीज़ का बच्चों आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अप्रैल 29 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया अपन लोगों ने सर, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया 9000 रुपीज़ का। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों में 9000। और अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट ट्रांजैक्शन पे। तो आप देख रहे हो बड़ी ही प्यारी चीज़ है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डेट वाइज बता रहे हैं कि पुराना बैलेंस कितना था 25000, किस डेट पे किस कारण से कितना कैश आया, किस डेट पे किस कारण से कितना कैश चला गया। तो पूरी पिक्चर जो कैश की वहाँ पे एक ही बार में क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं अप्रैल 30 पे। अप्रैल 30 में हमसे बोला जा रहा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश। एक डेटर है, मतलब हमको इससे पैसे लेने हैं। कितना लेना है 45000 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 2500। मतलब 2500 का डिस्काउंट देने के बाद ही हमको इससे कितना मिल रहा है 45000 रुपीज़ मिल रहा है। तो बच्चों मिल रहा है आपकी बार कैश। तो कहाँ चले आऊँगा मैं, डेबिट साइड में। किस डेट पे मिल रहा है सर, अप्रैल 30। किससे मिल रहा है आपको सर, महेश से। तो यहाँ लिख दूंगा मैं टू महेश। और कितना मिल रहा है हम लोगों को कैश सर, कैश आपको मिल रहा है 45000। तो बच्चों यहाँ पर भी मेंटेन कर दूंगा 45000। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों में पर डे डील करता हूं, मैं ये देखता हूं कि एक बार में पढ़ाने के बाद उनको बैलेंसिंग ही समझ में नहीं आती है। भाई बैलेंसिंग आपको सीखना ही पड़ेगा। आप ये सारा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, आलस के चक्कर में बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं, ऐसा मत करिए। और बैलेंसिंग की रही बात, तो मैंने बड़ी डिटेल में अपने जो लेजर वाला वीडियो है उसके अंदर बच्चों आपको सिखाया कि पोस्टिंग कैसे की जाती है। लेकिन फिलहाल मैं इसको आपको बता दूं मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। भाई डेबिट साइड जो है वो शो कर रहा है इनफ्लोज,
डेबिट साइड क्या शो कर रहा है, इनफ्लोज, और क्रेडिट साइड क्या शो कर रहा है, आउटफ्लोज। तो आप खुद ही दिमाग लगाइए ना कि मंथ अप्रैल में यहां से कैश आया है, यहां कैश चला गया, तो जो बचा हुआ कैश है वो भी तो हमको निकालना पड़ेगा। तो इसी को की जाती है बच्चों बैलेंसिंग। बैलेंसिंग हमेशा की जाती है मंथ एंड में, तो यहां पे लिख दूंगा अप्रैल 30, और बैलेंसिंग फिगर उस तरफ लिखा जाता है जिस तरफ शॉर्टेज होती है। तो आप देख सकते हैं कि इसका डेबिट साइड हायर और क्रेडिट साइड क्या है, इसके कंपैरिजन में कम है। तो जो शॉर्टेज आ रही है वो शॉर्टेज कहां आ रही है, क्रेडिट साइड में। तो मैं यहां पे क्रेडिट साइड में लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार मैं आपको फिर से बताना बच्चों पसंद करूंगा कि यहां जो बैलेंस निकालने वाला हूं वो क्या शो कर रहा है, डेबिट साइड शो कर रहा है कहां कहां से कैश आया है। आप सारे अपने मंथ भर के इनफ्लोज को क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, उसमें से हमने इस मंथ में कहां कहां पैसा खर्च कर दिया है आप उसको उठा के माइनस कर दीजिए, जो भी आपके पास बचेगा बच्चों उसको क्या बोला जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए काम करते हैं, एक बार हम लोग पहले यहाँ का टोटल पता लगा लेते हैं कितना आ रहा है। सर 25,000 और 45, ये कितना हो गया, 25 और 45 हो गया है सर 70, 70 और 180 हो जाएगा सर 250, 250 और 2,20,000 हो जाएगा 4,70,000। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4,70,000। लेकिन आपको पता है एक बार हम लोग क्रॉस चेक जरूर करके देखेंगे कि इतना आ रहा है कि नहीं, हालांकि सिंपल कैलकुलेशन है, यही निकल कर आएगा। तो सर आपने प्लस किया यहाँ पे 25,000, प्लस आपने किया यहाँ पे 45,000, उसके बाद आपने ऐड कर दिया है 1,80,000, और 1,80,000 के बाद सर आपने ऐड किया 2,20,000। ये देखो बच्चों, तो हमारा जो टोटल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4,70,000। तो यहाँ लिखा हुआ है 4,70,000। अब उस 4,70,000 में से ना जितने भी आपके आउटफ्लोज हैं वो सारे के सारे आउटफ्लोज आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करिएगा, मैं कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ाने के लिए बच्चों कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ। वैसे आपने देखा है ज़्यादातर कैलकुलेशंस मैं खुद ही कर देता हूँ, बट यहाँ समय बचाने के लिए सब किए जा रहे हैं। तो 2 लाख रुपीज़ मैंने बैंक में जमा कर दिए थे, 22,500 हमने वेजेस पे कर दिए, इसके बाद 1,50,000 रुपीज़ जो है वो हम लोगों ने बच्चों फिर से बैंक में जमा कर दिया, प्लस 4,500 प्लस 2,000 प्लस 9,500, और इसमें प्लस कर देंगे बच्चों हम लोग 9,000। तो आपने जो टोटल अमाउंट खर्च किया है वो किया है 3,97,500। तो ये बैलेंस कहीं लिखना नहीं होता है, नहीं तो पता चला आप यहाँ पे यही लिख दो 3,97,500, ये नहीं लिखना है भाई। आपको 4,70,000 में से जितना आपने खर्च कर दिया उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 3,97,500 आपको माइनस करना है कितने से, 4,70,000 से। देख रहे हैं ना आप लोग, अरे देख रहे हैं ना विनोद कि डेबिट साइड में कितना है 4,70,000, और आप यहां देखो अब आपने खर्च कितना कर दिया है, सर हम लोगों ने यहां पे खर्च कर दिया है 3,97,500। तो आप एक काम करो, आप दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो आपको पता चल जाएगा। तो 4,70,000 में से 3,97,500 उधर का टोटल है, ये टोटल नहीं लिखना है आपको, माइनस करना है इसको, ठीक है। तो सर यहाँ माइनस कर दीजिए कितने से, 4,70,000 से। तो हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 72,500। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 72,500। तो ये इनफ्लोज का टोटल है 470, इसमें से यहाँ तक के खर्चे माइनस करने के बाद जो बच रहा है 72,500 वो मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा। दोनों तरफ का बच्चों टोटल लगा देते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सर 4,70,000। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस महीने के क्लोजिंग बैलेंस को अगले महीने का हमको क्या बनाना होता है, ओपनिंग बैलेंस। तो अप्रैल के बाद क्या आने वाला है सर, मई आने वाला है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे मई। इसके बाद लिख देंगे बच्चों हम लोग टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस बचा है मेरे पास, 72,500। अब मई में आप जितने भी कैश के ट्रांजैक्शंस करेंगे, इनफ्लोज होंगे तो डेबिट साइड में लिखते चले जाइएगा, आउटफ्लोज होगा तो क्रेडिट साइड में लिखते चले जाइएगा, फिर से बैलेंसिंग करिएगा, सो डेट आपको पता चल जाएगा कि मई एंड में आपके पास कितना बैलेंस बचा है। क्लियर बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, चलिए यहाँ देख लेते हैं। यहाँ हमसे बोला जा रहा है प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक। मतलब अब बच्चों हमको यहाँ पर कैश कॉलम के साथ साथ बैंक कॉलम को भी मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है बच्चों, जो कॉन्सेप्ट आपने सिंगल कॉलम कैश बुक में अप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट आपको एज इट इज यहाँ पर भी अप्लाई करना है। किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर आपका कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, और किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर हमारा कैश और बैंक बैलेंस जो है रिड्यूस होता है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। क्लियर। तो बच्चों यहाँ मुझे बनानी है 2 कॉलम कैश बुक। तो हम लोग सीधे चलते हैं बच्चों अपने फॉर्मेट पे, और वहां चल के हम लोग बनाते हैं 2 कॉलम कैश बुक किस तरीके से बनाई जाती है। तो यहां लिख देते हैं बच्चों हम लोग सबसे पहले कैश बुक, टू कॉलम बना रहे हैं बच्चों, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 2 कॉलम। क्लियर। तो 2 कॉलम में हम लोग को कौन कौन से कॉलम मेंटेन करने होंगे सर, कैश और बैंक कॉलम। तो अकॉर्डिंगली बच्चों एक काम करिए, यहाँ पे हम लोग पहले पूरा कंप्लीट फॉर्मेट बना लेते हैं अपना। तो सबसे पहले आ जाएगा डेट, डेट के बाद आ जाएगा बच्चों पर्टिकुलर्स, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा लेजर फॉलियो।
मैं आपको इसके पहले भी बता चुका हूँ बच्चों की इफ़ यू आर मेंटेनिंग कैश बुक देन देयर इज नो नीड टू पास जर्नल एंट्री। कैश बुक अपने आप में एक ऐसी बुक है जो कि जर्नल का रोल भी प्ले करती है और लेजर का रोल भी प्ले करती है। तो यहाँ पे बच्चों लेजर फॉलियो इसलिए लिखा जाता है क्योंकि यहाँ से जो कंसर्न अकाउंट के अंदर पोस्टिंग की जाएगी वो भी अपने आप में एक लेजर है। तो डेट पर्टिकुलर्स, इसके बाद बच्चों हम लोग लिख देंगे यहाँ पे कैश, कैश के बाद आप लिख दीजिए बैंक, क्योंकि हमारे पास 2 कॉलम कैश बुक हमको यहाँ पे मेंटेन करनी है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं बच्चों हम लोग डेट पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, कैश का कॉलम एंड देन आफ्टर आपके बैंक का कॉलम। राइट हैंड साइड में क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आज इसको और आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है मार्च 1 में, तो सबसे पहले ईयर मेंशन कर दूंगा बच्चों में 2022 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर भी 2022 और क्रेडिट साइड में भी लिख दीजिए 2022। और बच्चों यहाँ पे लाइनें ड्रॉ करना बिल्कुल भी ना भूलें, काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाते हैं इन सारी चीज़ों में, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले आप देखिए मार्च 1 में आपसे क्या बोला जा रहा है, कैश इन हैंड हमारे पास कितना है 15,000। मतलब इन द बिगिनिंग ऑफ द मार्च हमारे पास यहाँ पर कैश जो रखा है 15,000, ये ऑफिस में रखा हुआ है 15,000 और बैंक में आपका कितना अमाउंट डिपॉजिट है 50,000। दोनों ही बच्चों आप लोगों के लिए फेवरेबल बैलेंस है। कैश हमारे पास ऑफिस में कितना रखा है 15,000, बैंक में कितना जमा है 50,000, किसी तरीके की कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ये दोनों हमारे लिए क्या बन जाएंगे, एसेट्स। और बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एसेट्स होते हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस कहां खोले जाते हैं सर, डेबिट साइड में। तो यहां पे मैं लिख दूंगा बच्चों मार्च 1 और लिख दूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए, तो कैश का कितना बैलेंस है हमारे पास सर 15,000, तो यहाँ मेंशन कर दूंगा 15,000। और बैंक बैलेंस कितना है सर 50,000, तो बैंक कॉलम में हम लोग लिख देंगे 50,000। तो 15,000 और हमने जो बैंक बैलेंस है 50,000 के दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस मैंने मेंशन कर दिए। अब बच्चों यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा, अगले ट्रांजेक्शन में मार्च 3 में हमसे क्या बोला जा रहा है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो बच्चों ये 2 कॉलम कैश बुक है, याद रखिएगा आपको यहाँ पे कैश और बैंकिंग दोनों ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो आपने गुड्स खरीदे कितने के 6,000 पे मार्च 3, तो गुड्स खरीदने से कैश क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमारा कैश कम होता है कहाँ लिखेंगे सर, क्रेडिट साइड में। तो मैं आ जाऊंगा क्रेडिट साइड में। क्या रीजन है सर, आपने गुड्स खरीदे, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बाय परचेजेस, कितना 6,000। डेट मेंशन कर दीजिए, तो डेट हो जाएगी सर हमारी यहाँ पे मार्च 3। एकदम क्लियर बच्चों। तो बस सिंपल सा फंडा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कैश और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहे हैं डेबिट साइड में लिख दीजिए, किसी भी ट्रांजैक्शन से अगर कैश और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। डेट्स इट, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं यहाँ पे। तो सर 6,000 के यहाँ पे जो आपके कैश रिड्यूस हो चुका है ड्यू टू परचेज, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है। अगला देखिए बच्चों मार्च 5 डिपॉजिटेड इन बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन बनेगा 2 कॉलम कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड द रीजन बिहाइंड इट, आप देखेंगे कि कैश कहां डिपॉजिट किया जा रहा है, बैंक में। तो ऑन द वन हैंड बच्चों हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एंड वी आर मेंटेनिंग बोथ हियर, कैश का कॉलम भी और बैंक का कॉलम भी। अभी तक आप जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करते थे बच्चों, उसका एक एस्पेक्ट ही यहां पे रिकॉर्ड किया जाता था। अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में ले आ लो, कैश डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट में ले आ लो। लेकिन आप यहां देखिए कि हमारे पास कैश और बैंक दोनों ही कॉलम है यहां पर, और इस ट्रांजैक्शन से बैंक कॉलम क्या हो रहा है, या ऐसा बोलना चाहिए कि बैंक बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बट ऑन द अदर हैंड हमारा जो कैश का बैलेंस हो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे बच्चों इसका जो इफेक्ट है वो मुझे दोनों साइड लेके जाना पड़ेगा। तो मार्च 5 में मैंने ऑफिस में से 5,000 रुपीज निकाले और बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिए कितने, 5,000 रुपीज। तो बच्चों इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस। तो मैं यहां पे जाऊंगा बैंक के कॉलम में लिख दूंगा 5,000, इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस। क्यों इंक्रीज हो रहा है आपका बैंक बैलेंस, क्योंकि हमने यहाँ पे कैश डिपॉजिट कर दिया है। तो बच्चों में लिख दूंगा 2 कैश। ठीक है, डेट देख लेते हैं कितनी सर, मार्च 5। तो मैं यहाँ पे डेट भी मेंशन कर देता हूँ मार्च 5। इतना क्लियर बच्चों। तो यहां पर हमने ऑफिस में से कैश निकाला। इमेजिन करिए आप ऑफिस में से कैश निकालते हैं 5,000 रुपीज और कहां जाके डिपॉजिट कर देते हैं, बैंक में। सो इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो मैंने बच्चों यहां पे इसको डेबिट कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो कैश का बैलेंस है वो भी इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जब भी कैश का बैलेंस कम होता है कहां लिखते हैं बच्चों, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में मैं कैश के बैलेंस को क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्यों कैश कम हो रहा है, क्योंकि हमने ये जो कैश है कहां ले आके जमा कर दिया, बैंक में। तो बच्चों यहां आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। इतना क्लियर। यहां पर भी डेट मेंशन कर देते हैं हम लोग कितनी, मार्च 5। अब सुनो पते की बात। तो चूंकि मैंने यहां पर दोनों साइड में इफेक्ट दिखाए बच्चों, इसको बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो चूंकि अपने आप में कॉन्ट्रा एंट्री, तो लेजर फॉलियो वाले जो कॉलम में ना आपको यहां पर सी लिखना पड़ेगा। तो सी तभी लिखा जाता है बच्चों जब आप दोनों साइड इफेक्ट दिखाते हैं सेम ट्रांजैक्शन के। कॉन्ट्रा एंट्री इसका मतलब होता है, आप देख सकते हैं ऑन द वन हैंड बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश का बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, एंड वी आर मेंटेनिंग बोथ कॉलम्स हियर, इसलिए दोनों साइड दिखाना पड़ेगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, सिर्फ 2 ही ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिससे यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री बनने वाली है।
कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, सो इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस एंड रिड्यूस अवर कैश बैलेंस। उल्टा कर लीजिए, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अब जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और बैंक का बैलेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो दो ही ऐसे केसेस होते हैं जिस केस में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बनानी है, जब आप बैंक में कैश जमा करते हैं या फिर जब आप बैंक से कैश विड्रॉ कर लेते हैं। अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चों। मार्च 8 में आपसे बोला जा रहा है कैश सेल्स, कितने की कैश सेल्स करी हम लोगों ने सर, 10,000 रुपीज की। तो आपको पता है कि सेल्स करने से हमारा जो कैश का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रीजन क्या है, सेल्स है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू सेल्स। तो जब जब कैश और बैंक इंक्रीज हो रहा है हमको उसको डेबिट साइड में लिखना है। डेट मेंशन कर देते हैं बच्चों यहाँ पे, तो डेट हो जाएगी हमारी मार्च 8, एकदम क्लियर। और आगे चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। तो यहाँ पे सर कैश सेल्स से 10,000 आपने मेंशन कर दिया है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को समझा रहा था, यहाँ पे वही चीज निकल के वापस से आ गई, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, 2,000 रुपए अब आपने बैंक से विड्रॉ कर ली। जरा इसका इफेक्ट निकालिएगा। तो डेट मेंशन कर देता हूं मैं यहाँ पे मार्च 10, इसका इफेक्ट निकालो बच्चों। अब हम बैंक जाते हैं, बैंक से 2,000 रुपीज विड्रॉ करके लेकर आते हैं ऑफिस में, तो हमारा जो ऑफिस में कैश का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रीजन यहाँ पे क्या बन जाएगा सर, बैंक, क्योंकि आपने बैंक से विड्रॉ किया है। और ऑन द अदर हैंड इससे हमारा जो बैंक बैलेंस है बच्चों वो हो जाएगा कम। तो जब भी हमारे बैंक और कैश के बैलेंस कम होते हैं हम कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे लिख दीजिए रीजन क्या आ जाएगा, बाय कैश। तो यहाँ पे रीजन अच्छे से लिखिएगा आप लोग, कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैंने बैंक से विड्रॉ किया है, और मेरा बैंक बैलेंस इसलिए रिड्यूस हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ से कैश विड्रॉ कर लिया है। ये भी अपने आप में बच्चों एक तरीके की कॉन्ट्रा एंट्री ही है। तो यहाँ पे लेजर फॉलियो में हम सी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। क्लियर। अगले चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या है, रीड कर लेते हैं। यहाँ देखिए मार्च 12 में आपसे बोला जा रहा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000, अलाउड हर डिस्काउंट ऑफ ₹100 अगेंस्ट ड्यू। इफ़ यू रिमेंबर बच्चों, मैंने आपको ये चीज़ जर्नल में पढ़ाई थी कि जब कभी भी जो डिस्काउंट होता है कैलकुलेटेड गिवन होता है ना, तो उसको आपको जो गिवन अमाउंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। तो आप ये 100 रुपीज़ 3,000 रुपीज़ में सब्ट्रैक्ट मत कर दीजिएगा। और वैसे भी यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 3,000 रुपीज़ जो हम रिसीव कर रहे हैं वो 100 रुपीज़ के डिस्काउंट को अलाउ करने के बाद ही रिसीव कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने जर्नल में भी पढ़ाई बच्चों, आप जाके मेरा जर्नल का वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत डिटेल में मैंने वहाँ पे जर्नल के कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए, लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट जो है मैंने एक ही बार वन शॉट में कवर किए हैं। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जब कभी भी डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्म में गिवन होता है तो फिर आपको गिवन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना होता है, और अगर आपके पास डिस्काउंट कैलकुलेटेड फॉर्म में गिवन होता है तो आपको उसको गिवन अमाउंट से सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ कितना रिकॉर्ड करने वाला हूँ सर, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 3,000 ही रिकॉर्ड करने वाले हैं। ऑन द अदर हैंड वी आर नॉट मेंटेनिंग डिस्काउंट कॉलम हियर, तो हमें डिस्काउंट को जो है कंप्लीटली इग्नोर ही करना पड़ेगा। तो रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3,000 मार्च 12, तो जो हमारा जो कैश का बैलेंस है क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3,000। क्या रीजन है, क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने दामिनी से रिसीव किया है। तो बच्चों मैं यहाँ लिख दूंगा टू दामिनी। डेट मेंशन कर दीजिए सर, डेट हो जाएगी आपकी मार्च 12, एकदम क्लियर। चलें बच्चों आगे, यहाँ पर भी मुझे डेट मेंशन कर देनी चाहिए। तो ये जो हमने विदड्रॉ किया था कैश मार्च 10। नेक्स्ट अगले ट्रांजेक्शन को देखो बच्चों, मार्च 15 में आपसे क्या बोला जा रहा है, मार्च 15 में आपसे बोला जा रहा है, रिसीव चेक फ्रॉम निमरेट 2,000 एंड अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यूज। अब आप देखो बच्चों कि यहाँ पे आप चेक रिसीव कर रहे हैं, इसका भी मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा चुका हूँ जर्नल के अंदर, लेकिन एक बार शॉर्ट में यहाँ पे फिर से बता दूंगा। देखिए दो केस होते हैं जब भी आप लोग चेक रिसीव करोगे। पहला, आपने चेक रिसीव किया और सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो उसकी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी, उसका रिकॉर्ड आपको तुरंत बनाना पड़ेगा। आपने चेक रिसीव किया लेकिन डिपॉजिट किसी और दिन कर रहे हैं, तो रिसीव तो करेंगे हम लोग, लेकिन उसका जो एंट्री आएगा वो उसका रिकॉर्ड जो बनेगा वो कब बनेगा, जिस दिन आप डिपॉजिट कर रहे हो। आ रही मेरी बात सुन में, फिर से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमने चेक रिसीव करके सेम डे में ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो मैं अपने बैंक बैलेंस को इमीडिएटली इंक्रीज कर लूंगा। लेकिन हम लोग चेक अभी रिसीव कर रहे हैं, डिपॉजिट बाद में कर रहे हैं, तो जिस दिन डिपॉजिट करूंगा उस दिन अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेंगे। तो यहां हम देख सकते हैं इस पूरे के पूरे ट्रांजैक्शंस को रीड करके आइडिया लग जाता है कि यहां पे क्या हो रहा होगा। यहां लिखा हुआ है रिसीव चेक फ्रॉम निमरेट, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है क्या, और कोई इंफॉर्मेशन गिवन है कि आज रिसीव कर रहे हो बाद में जमा कर रहे हो, यहां से लेके यहां तक देख लो और आगे देख लो बच्चों। निमरेट के चेक से रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास गिवन नहीं है, तो मैं ये मान के चलूंगा कि निमरेट का जो चेक है बच्चों हम लोग ने सेम डे ही बैंक में जाके क्या कर दिया होगा, डिपॉजिट कर दिया होगा। कितने का, 2,000 रुपीज का। तो जैसे ही हम निमरेट का चेक बैंक में जाके डिपॉजिट करेंगे इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस, इसलिए उसको कहां रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में। तो यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए आप लोग, मार्च 15। किसके कारण इंक्रीज हो रहा है, निमरेट ने हमको सर चेक दिया, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं निमरेट। कितने का चेक है बच्चों, सर ये जो चेक है ये है 2,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए बच्चों 2,000 रुपीज़, या ऐसे बोल सकते हैं कि आप अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर लीजिए अप टू द एक्सटेंट ऑफ चेक।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मार्च 18, देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है ना। यहां आपसे क्या बोला जा रहा है, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक। अब हमको रिसीव हम कब कर रहे हैं, मार्च 18 में, और उस पर जो चेक पे डेट डली हुई है, मतलब उसको जब कैश में उसका जो कन्वर्जन होने वाला है वो कब होने वाला है, 23 मार्च को, फ्रॉम दीपक फॉर ₹5,000। ध्यान से देखिए, तो चेक मैंने कब रिसीव किया, मार्च 18 को, और मैं उसको जमा कब कर रहा हूं, देखो यहां देखो मार्च 23 को हम लोग उसको जमा करेंगे। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो आप रिसीव कर रहे हो 18 को, डिपॉजिट कर रहे हो 23 को, तो बच्चों आप उसको रिकॉर्ड भी कब करेंगे, मार्च 23 को। बहुत डिटेल में इसका नॉलेज मैं आप लोगों को दे देता हूं। जब आप यहां चेक रिसीव करते हैं और सेम डे डिपॉजिट नहीं करते हैं, तो इसकी जो एंट्री बनती है ना बच्चों, चेक इन हैंड से बनती है। यहां इसकी जो एंट्री बनेगी ना, उसकी जो एंट्री बनेगी या जो उसका रिकॉर्ड बनेगा वो बनेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू दीपक। तो चेक इन हैंड से ना तो अभी फिलहाल बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है और ना ही दीपक से कोई बैंक बैलेंस का आपका इफेक्ट आ रहा है, तो यहां पर इसका रिकॉर्ड तो बनेगा। क्या रिकॉर्ड बनेगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू दीपक, लेकिन इस एंट्री में कहीं पर भी बैंक का कोई स्टेटस चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसको फिलहाल यहां रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अब जैसे ही मैं मार्च 23 में आऊंगा, अब मैं इस दीपक के चेक को कहां डिपॉजिट करने वाला हूं, बैंक में। अब बच्चों इसका रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, तो मैं आ जाता हूं यहां पे मार्च 23, यहां आएगा बच्चों टू चेक इन हैंड। सर टू चेक इन हैंड क्यों, चेक तो आप दीपक से रिसीव कर रहे हो बच्चों, यहाँ पे चेक इन हैंड इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि जब मार्च 18 में हमने रिसीव किया था ना, तब मैं दीपक को रिकॉर्ड कर चुका हूँ, दीपक को क्रेडिट कर चुका हूँ, तो अब हमारे हाथ में आ चुका है चेक इन हैंड। अब इस चेक को जब मैं जमा करूंगा तो इसकी एक्चुअल में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड। तो यहाँ पर मेरा जो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा मार्च 23 को, वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ चेक इन हैंड। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग मेंशन कर देंगे कितना, 5,000। क्लियर। अगले चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगले ट्रांजैक्शन में हमसे क्या बोला जा रहा है, मार्च 24 को हमसे बोला जा रहा है इशू चेक ₹2500 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹125। डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है, सीधे चेक इशू कर दो, किसको, चंदर को। कितने का, ₹2500 का, मार्च 24। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं बच्चों की, चेक इशू किए जाते हैं पेमेंट करने के लिए, मतलब मैं चंदर को पे कर रहा हूं कितना, 2500 बाय द वे ऑफ इशूइंग चेक, सो इट विल रिड्यूस अवर बैंक बैलेंस। तो हम चलते हैं मार्च 24 में, ₹2500 का चेक इशू करेंगे, किसको, चंदर को। तो अच्छा यहां मैं लिख देता हूं मार्च 24, चंदर के कारण हमारा जो बैंक बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा बाय चंदर। कितने का चेक इशू किया बच्चों आप लोगों ने, ₹2500 का। ठीक, और आगे चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन में, देखते हैं हमारे पास क्या है। मार्च 27 में हमसे बोला जा रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अरे बच्चों इसकी कॉन्ट्रा एंट्री मत बना देना, ये पैसा हमारा ऑफिस में नहीं आ रहा है, बिजनेसमैन के घर पे जा रहा है। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, इसको क्या बोला जाता है बच्चों, ड्रॉइंग्स। तो यहां पर मार्च 27 को अगेन हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स, तो इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है ना, तो डेट हमारा क्या है, मार्च 27, और अमाउंट कितना है, 1500। तो मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों मार्च 27। इससे हमारा जो बैंक बैलेंस हो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या रीजन बनेगा, सर ड्रॉइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है उसने, कितना, 1500। तो यहाँ बच्चों मैं अपना बैंक बैलेंस रिड्यूस कर लूंगा कितने से, 1500 से। जब भी हमारे बैंक और कैश बैलेंस कम होते हैं हम क्रेडिट में लिखते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट में लिखते हैं। तो यहाँ तक बच्चों एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्च 28 सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्र ₹40,000। आपको पता है ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और अगर इस स्टेज पे भी आपको समझ में नहीं आता है क्या कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो जो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिए, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कौन से कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं और कौन से क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं। तो यहाँ तो बुक का नाम ही है कैश बुक, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस तो बिल्कुल भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते। तो मार्च 28 को जो आपने गुड्स बेचे अशोक मित्रा को, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब आ जाइए बच्चों, अच्छा चलो एक बात और डिस्कस कर लेते हैं कि सर अगर हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं बताऊं बच्चों इसको कहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये जाएगा आपके जर्नल प्रॉपर में, सॉरी ये जाएगा आपके बच्चों सेल्स बुक के अंदर। कहाँ जाएगा ये ट्रांजैक्शन, सेल्स बुक के अंदर, क्योंकि अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन भी समझाया था जैसे ही हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था कि कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बोथ कैश एंड बैंक। और क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स के लिए जो होता है बच्चों, उसके लिए हमने अलग से सब्सिडरी बुक्स बनाई होती हैं। तो सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा वाला ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट सेल का बच्चों, ये सेल्स बुक में जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। अब यहां पे आपने चंदर से गुड्स खरीदे, अगेन ये भी अपने आप में क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही है, इसको भी मैं कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। क्रेडिट परचेज को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास परचेज बुक होती है, वहां पे ले आके हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। और बच्चों लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 31 में हमसे बोला जा रहा है, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। देखिए सेम डे रिसीव करके सेम डे ही हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा बच्चों मार्च 31। क्यों आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि अशोक मित्रा जो है उनने हमको चेक दे दिया है। कितने का चेक दिया अशोक मित्रा जी ने? सर 2000 रुपीज़ का। देख सकते हैं अपन लोग यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लूँगा कितने से बच्चों? 2000 से। अब मुझे क्या करना है, ये सब तो ट्रांजैक्शन जो एवरेज बच्चा होता है वो बड़ी आसानी से रिकॉर्ड कर लेता है, बैलेंसिंग में बहुत आलस दिखाता है, यही तो नहीं करना है। अरे भाई बैलेंसिंग करना सीखो ना। मैं आपसे क्या कहता हूँ, ये हमसे कुछ ना कुछ कह रहा है, हमको उसको रीड करना सीखना है, सिर्फ आंसर निकालना नहीं सीखना है बच्चों। तो इसको जरा रीड करना। कैश का जो डेबिट साइड का बैलेंसेस है ना, ये इनफ्लोज बता रहा है कि कहाँ कहाँ से किस किस डेट पे कैश आ रहा है, और जो क्रेडिट साइड के बैलेंसेस है ये बता रहा है कि हमारे बिजनेस से कैश का किस किस डेट पे किस रीजन से आउटफ्लोज हुआ है। तो अब मुझे यहाँ पे बैलेंसिंग करनी होगी, तो यहाँ पे कितना आया, कितना गया और कितना बचा, अब मैं यहां पे ये दिखाने वाला हूं। तो बैलेंसिंग हमेशा की जाती है मंथ एंड में, तो यहां पे लिख दूंगा बच्चों मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक, तो मैं साफ साफ देख पा रहा हूं यहाँ पे हमारे जो इनफ्लोज हैं वो ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आउटफ्लोज। तो जो बेटा हायर साइड होता है ना, वही टोटल हमेशा लिया जाता है। इन सबको ऐड कर लेते हैं अपन लोग, कितना निकल कर आ रहा है? 15 और 10 कितना हो जाएगा सर? 25। 25 के बाद बच्चों आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 5000। तो सर ये निकल के आ रहा है टोटल 30,000। तो बच्चों यहाँ मैं लिख दूंगा 30,000। एक बार और क्रॉस चेक कर लीजिए, 3 और 2 हो जाएगा 5, 10 हो जाएगा 15, 15 और 15 कितना हो जाएगा सर? 30। तो टोटल मंथ मार्च मंथ में 1 से लेके 31 ऑफ मार्च तक टोटल मेरे पास कितना कैश आया? 30,000। अब देखो उसमें से कितना कैश चला गया? 6,000 और 5,000। तो टोटल कितना कैश चला गया बच्चों? सर 11,000 रुपीज का कैश जा चुका है। तो आप 30 में से 11 चला गया, तो जरा आप खुद ही बचाना हमारे पास कितना बचेगा? सर हमारे पास बचेगा 19,000। तो अच्छा यहाँ मैं लिख दूंगा 19,000 और दोनों तरफ का टोटल फिर अब मेरा हो जाएगा बराबर 30,000। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, इन्हें सिर्फ सॉल्व करना नहीं सीखें बच्चों, इन्हें रीड करना सीखें। ये इनफ्लोज हैं, आउटफ्लोज माइनस कर दिए, एट द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास स्टिल कितना कैश रखा है ऑफिस में? सर 19,000। इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पे बैंक बैलेंस के को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ देखते हैं हम लोग हायर साइड कौन सी है। सर हायर साइड तो इसमें भी डेबिट ही है। यहाँ देखिए 50,000 बैंक बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी था, 5,000 हो गया 55,000, अब ये हो गया 57,000 और उसमें आप लोग ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 62 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2, तो ये हो रहा है आपका कितना? 64। फिर भी एक बार मैं इसको क्रॉस चेक करना पसंद करूँगा। 50 और 5 हो जाएगा 55, 55 से यहाँ से 5 ले लूँगा तो जाएगा 60 और ये हो जाएगा सर 64,000। तो बच्चों यहाँ मैं लिख दूंगा 64,000। क्या कह रहा है ये हमसे? ड्यूरिंग द मार्च मंथ हमारा जो बैंक बैलेंस है उसमें टोटल कितना रुपए गया है? सर वहाँ पे टोटल 64,000 पहुँचा है, लेकिन उसमें से आप देखो ना आपने कुछ खर्च भी तो कर दिया है, तो जो आपने खर्च कर दिया ना बच्चों वो माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे हो रहा है आपका 2,000, ये हो गया बच्चों 4,000, 5,000 और ये हो गया 6,000। मतलब टोटल आपके बैंक से अमाउंट कितना खर्च हुआ है? सर 6,000। और बच्चों आपके पास टोटल इसमें इस मंथ के अंदर इकट्ठा कितना हो गया था? 64। 64,000 में से बच्चों आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना? 6,000 रुपीज़ को आप लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सर हमारे पास बचेगा 58,000। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 58,000 और उसके बाद जो हमारा टोटल है वो दोनों साइड का हो जाएगा इक्वल 64। ठीक, तो ये बच्चों एट द एंड ऑफ द मंथ के आपके बैलेंसेस आ चुके हैं। और मैंने आपको इसके पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि इस बार का क्लोजिंग बैलेंस अगली बार का क्या बन जाता है? ओपनिंग बैलेंस। तो मार्च के बाद बच्चों क्या आएगा? अप्रैल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश हमारे पास कितना रखा हुआ है? 19,000 और इसके अलावा बैंक में कितना रखा हुआ है? सर बैंक में रखा हुआ है 58,000। और अब इसी के आगे की जो अकाउंटिंग है यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग करते चले जाएंगे। ये बच्चों बिल्कुल वैसे ही अमाउंट है जैसे इस तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे पास मार्च में कैश ऑफिस में कितना था? 15,000 और बैंक में कितना था? 50,000। और एट द ईयर एंड मार्च 31 मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर जो है खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपके पास कैश का बैलेंस कितना है? 19,000 का। और बच्चों बैंक बैलेंस हमारे पास कितना है? 58,000 का। तो जो इसे कहते हैं 2 कॉलम कैश बुक। यहां पर मेरे पास दोनों ही बैलेंसेस जो थे वो अपने आप में फेवरेबल थे। ठीक है ना। अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है। चलिए
ये है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमसे 2 कॉलम कैश बुक ही बनवाई जा रही है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट कैश बुक बनाएंगे हम लोग यहाँ पर। प्रिपेयर कैश बुक विद कॉलम ऑफ भारती, ठीक है, लखनऊ फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। यहां देखो बच्चों, अप्रैल 1 में आपके पास जो ओपनिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का कितना दिख रहा है आप लोगों को? सर 2,20,000। बच्चों रीड करना सीखिए, इसका मतलब ये है कि 1 अप्रैल 2022 को मेरे ऑफिस में कितना कैश रखा हुआ है? 2,20,000। बट ऑन द अदर हैंड जो बैंक बैलेंस है ना आपका बच्चों में निगेटिव है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि वो अनफेवरेबल है, या फिर आप उसको बोल सकते हैं कि ओवरड्राफ्ट है। तो आप सभी को पता है बच्चों की ओवरड्राफ्ट क्या होता है। जो बिजनेसमैन होता है बच्चों, जब ये बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक्स इन्हें एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास अपने क्रेडिटर्स को या किसी पर्टिकुलर बिल का अमाउंट पे करने के लिए पैसा नहीं है तो अप टू अ सैंक्शनड लिमिट आप बैंक से ओवरड्रू कर सकते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए उनसे उधार ले सकते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बैंक से उधार लेके रखा है तो बच्चों ये अब मेरे लिए बन जाएगा लायबिलिटी। प्रीवियस क्वेश्चन में मेरा बैंक में बैलेंस डिपॉजिट था 50,000 रुपीज का, तो वो बन गया था मेरे लिए एसेट। यहां मैंने बैंक से ओवरड्रू करके रखा है तो यहां बैंक ओवरड्राफ्ट मेरे लिए क्या बन जाएगा बच्चों? लायबिलिटी। और इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैं खोलूंगा क्रेडिट साइड में, और ये जो कैश इन हैंड है ये मेरे ऑफिस में पैसा रखा हुआ है, ये मेरे लिए एसेट है, इसका मैं ओपनिंग बैलेंस खोलूंगा बच्चों डेबिट साइड में। तो यहां से हमको समझ में आ गया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो एक हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस रहेगा कैश का, लेकिन बैंक हमारे लिए ओवरड्राफ्ट है। तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों अब चेंज होने वाला है। तो काम करते हैं, जरा पहले बड़े प्यार से हम लोग अपने यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट बिल्कुल वैसे ही रहेगा बच्चों जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। कैश बुक 2 कॉलम, ठीक है। चलिए, तो सर सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास डेट, डेट के बाद बच्चे लिख दीजिए आप लोग पर्टिकुलर्स। देखिए फिर से वही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ आपको देखना नहीं है, ठीक है ना, आप साथ साथ मेरे साथ सॉल्व करते चलें, बिल्कुल आपसे बनने लग जाएगा। यहाँ आ जाएगा लेजर फॉलियो, कैश, बैंक। इसके बाद बच्चों अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, कैश, बैंक। राइट हैंड साइड में क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए, तो ये हमारा बच्चों फॉर्मेट हो चुका है तैयार। अब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन को बच्चों। यहाँ पे ओवरड्राफ्ट है, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व करने का तरीका फिर भी बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। सबसे पहले सर आप ईयर मेंशन कर दीजिए ऑन बोथ साइड। तो अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ 2022 और 2022, राइट हैंड साइड में भी क्रेडिट साइड में भी। और सबसे पहले मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर यहीं से स्टार्ट हो रहा है। और कैश का जो है वो मेरे पास फेवरेबल बैलेंस है 2,20,000 का, मतलब इतना कैश हमारे ऑफिस में रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो डेबिट साइड में खोलूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए एसेट है और एसेट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ओपन किए जाते हैं। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो बैंक है उसका फेवरेबल बैलेंस नहीं है, हमारे लिए अनफेवरेबल है, हमने बैंक से लोन लेके रखा है, तो हमारे लिए बन जाएगी बच्चों लायबिलिटी। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका जो ओपनिंग बैलेंस है ना बच्चों वो मैं क्रेडिट साइड में ओपन करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरड्राफ्ट में कितना रखा हुआ है 60,000 रुपीज़। तो यहाँ पर मैं इसका ओपनिंग बैलेंस जो मेंशन करूंगा वो क्रेडिट साइड में मेंशन करूंगा कितना, 60,000 रुपीज़। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अब हमको सिर्फ जो ट्रांजैक्शन अभी हमने सीखा था रिकॉर्ड करना कि भाई किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है वही दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अप्रैल 3 में आपने डिपॉजिट कैश इन बैंक, बैंक में कैश डिपॉजिट कर दिया है कितना, 80,000 रुपीज़ का। तो आपको बहुत अच्छे से याद है बच्चों कि इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनने वाली है, क्योंकि ये हमारे दोनों ही साइडों को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए हमें लेजर फॉलियो में सी मेंशन करना पड़ता है, सो डेट पता चल जाए कि ये अपने आप में कॉन्ट्रा एंट्री है। तो अप्रैल 3 में हमने कैश डिपॉजिट कर दिया है बैंक में। लगाओ बच्चों लॉजिक, जैसे ही मैं बैंक में कैश जमा करूंगा इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस। तो बच्चों यहाँ मैं लिख दूंगा कितना, 80,000 रुपीज़। ठीक, आगे चलते हैं, क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ कैश। तो यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों 2 कैश, और डेट हम लोग डाल देंगे यहाँ पे अप्रैल 3। कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए यहाँ पे सी आ जाएगा। तो ऑन द वन हैंड हमारा यहाँ पर बैंक बैलेंस तो इंक्रीज हो गया क्योंकि हमने उसमें कैश डिपॉजिट किया है, बट ऑन द अदर हैंड हमारा जो कैश का बैलेंस है वो भी तो कम हो जाएगा। और कैश जब भी कम होता है तो कहाँ चले जाता है, क्रेडिट साइड में। क्या रीज़न है सब, बिकॉज ऑफ बैंक, क्योंकि हमने बैंक में इतना जमा कर दिया है। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख दूंगा
आप लोगों के लिए 80,000 और लेजर फॉलियो के कॉलम में आ जाएगा बच्चों यहाँ पर सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। डेट मेंशन करना बिल्कुल भी ना भूलें, तो यहाँ आ जाएगा अप्रैल 3। चलते हैं बच्चों हम लोग अपने अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अप्रैल 4 में बच्चों हमसे बोला जा रहा है गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक कितना 34,000 रुपीज के आपने गुड्स परचेज किए हैं चेक से। तो जैसे इसका पेमेंट होगा बैंक से, इट विल रिड्यूस अवर बैंक बैलेंस। और बैंक बैलेंस जब भी कम होता है बच्चों कहाँ लिखना होता है, हमें क्रेडिट साइड में। तो हम चलते हैं बच्चों क्रेडिट साइड में, यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर देता हूँ सबसे पहले अप्रैल 4। इसके बाद हमारा जो बैंक बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गुड्स परचेज किए हैं। तो बच्चों यहाँ पे मेरा आ जाएगा परचेजेस, और हमने जो गुड्स परचेज किए हैं वो कितने के गुड्स परचेज किए हैं एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, 34,000 रुपीज़ के। तो यहाँ मैं अपना बैंक बैलेंस को रिड्यूस कर लूँगा 34,000 रुपीज़ से। और आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है कैश परचेजेस। कैश में भी हमने गुड्स परचेज कर लिए। अगेन इससे हमारा कैश बैलेंस भी क्या होने वाला है, कम होने वाला है। कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। अप्रैल 7 और कितने गुड्स खरीदे हम लोगों ने, 36,000 रुपीज़ के, सॉरी 36 कहाँ है भाई, 16,000 रुपीज़ के। ठीक है, 3 यहाँ से दिख रहा है और वहाँ से 6 यहाँ का दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर से रीड कर दिया है, कितना है 16,000। तो बच्चों प्लीज़ 16,000 लीजिएगा। तो अप्रैल 7 में यहाँ डेट मेंशन कर देता हूँ मैं, अप्रैल 7। क्यों कैश बैलेंस कम हो रहा है आपका, क्योंकि आपने गुड्स खरीदे हैं। गुड्स जब भी खरीदे जाते हैं उसके लिए परचेजेस अकाउंट ओपन किया जाता है। कितने के हैं सर, 16,000 के। तो बच्चों यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा कितना, 16,000। और आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं हमारे पास अगले ट्रांजैक्शन में क्या है। तो आप देख सकते हैं सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है, भले ही ओवरड्राफ्ट क्यों ना आ जाए। तो अगर ओवरड्राफ्ट आ जाता है तो बस ये यहाँ पे चेंज है कि आपको उसका जो स्टार्ट होता है वो क्रेडिट साइड से लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। अप्रैल 8 को आपसे बोला जा रहा है कमीशन पे कर दीजिए चेक से, कितने रुपए का, 12,000 रुपीज का। तो जो अगेन इट विल डिक्रीज अवर बैंक बैलेंस। तो यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ मैं, अप्रैल 8। हमारा जो बैंक बैलेंस है कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कमीशन पे कर दिया है। कितने का कमीशन पे किया है बच्चों, अमाउंट एक बार फिर से देख लेते हैं सर, 12,000 रुपीज़ का यहाँ पे जो आप कमीशन पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चों बैंक बैलेंस के अंदर 12,000, मतलब हम कमीशन के कारण अपने बैंक बैलेंस को कम कर लेंगे कितने से, 12,000 रुपीज़ से। अगले ट्रांजैक्शन पे आते हैं, यहाँ लिखा है अप्रैल 9 विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाया था, यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री मत बना देना। ये पैसा ऑफिस में नहीं आ रहा है, ये पैसा जो है वो बिजनेसमैन के घर पे जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों ड्रॉइंग्स आएगा और ये वन साइडेड ही अपने आप में इसका इफेक्ट दिखाना है हमको 2,500 रुपीज़ का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अप्रैल 9 बैंक बैलेंस कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग्स। कितना बैंक बैलेंस कम करना है हमको सर, 2,500। तो बच्चों यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ 2,500। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमसे बोला जा रहा है अप्रैल 12। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन होने वाला है, क्योंकि आप चाहें तो इसकी 2 एंट्री बनाएं, या मतलब 2 बार इसको पोस्ट करें, या फिर आप चाहें तो इसको एक ही बार में काम तमाम भी कर सकते हैं। अप्रैल 12 में आपसे बोला जा रहा है रिसीट फ्रॉम वेद। कितना रिसीव किया है मैंने, 6,000। और आगे आपसे बोला जा रहा है हाफ ऑफ द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। टोटल मेरे पास वेद से कितना आया है, 6,000। उसका हाफ मैंने कहाँ जमा कर दिया है, बैंक में। तो यहाँ मैं डेट मेंशन कर देता हूँ, डेट हमारी कितनी है सर, डेट है आपकी अप्रैल 12। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में अप्रैल 12। ठीक है, वेद से हमको मिल रहा है पैसा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 वेद। अब 6,000 में से 3,000 रुपीज़ तो मैं ऑफिस में ही रिटेन कर लूंगा, और जो एक्सेस 3,000 है वो मैंने कहाँ ले आके जमा कर दिए, बैंक में। तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि ऑफिस में कितना कैश बचा है, 3,000, तो कैश को इंक्रीज कर लो 3,000 से, और बच्चों रिमेनिंग 3,000 आपने कहाँ जमा करे, बैंक में। तो बैंक को इंक्रीज कर लो 3,000 रुपीज़। एकदम क्लियर। आप चाहें तो इसको 2 बार भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहले आप कैश लो से कितना, 6,000, उसके बाद फिर आप एक कॉन्ट्रा एंट्री बना के उसमें से 3,000 रुपीज़ क्या कर दो, बैंक में जमा कर दो, तब भी आंसर वैसा ही आएगा। और आप चाहें तो इस तरीके से इसको डायरेक्ट भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि टोटल आया है 6,000, 3,000 हमने ऑफिस में रिटेन कर लिया, तो कैश का बैलेंस बढ़ा दीजिए 3,000 रुपीज़ से, एंड बैलेंस 3,000 जो है बच्चों हमारा बैंक में चला गया, तो बैंक को इंक्रीज कर दीजिए 3,000 रुपीज़ से। अगले ट्रांजेक्शन पे आते हैं बच्चों। अप्रैल 16 में आपसे बोला जा रहा है इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक 14,000। तो बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करने का मतलब यहां पर यह कि बैंक वाले ना आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं, चार्ज नहीं कर रहे हैं। ये कहीं और से कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने करके रखे होंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको कलेक्ट करके लाके दिया बैंक ने। तो यहां पे बैंक वाले आपको इंटरेस्ट कहीं से लाकर दे रहे हैं, सो इट विल इंक्रीज अवर बैंक बैलेंस। तो मैं जाऊंगा बच्चों यहाँ पे अप्रैल 16 में और इंटरेस्ट से अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लूंगा, कितने अमाउंट से सब, 14,000 रुपीज़ से। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लीजिए कितने से, 14,000 रुपीज़ से। क्या रीज़न है भैया, क्यों इंक्रीज हो रहा है, बैंक वालों ने हमारे लिए कहीं से इंटरेस्ट कलेक्ट करके दिया है। किस डेट पे ला के दिया है सर, अप्रैल 14। सर अप्रैल 16 है, सॉरी, सही कर देते हैं। ठीक,
आगे चलो बच्चों, अगले ट्रांजेक्शन पे आ जाइए। अगले ट्रांजेक्शन में आपसे बोला जा रहा है अप्रैल 20 को आपने कैश में गुड्स बेच दिए, कितने के सर 42,000 रुपीज़ के। तो ये हमारा जो है बच्चों कैश का बैलेंस इंक्रीज करेगा अप्रैल 20 को। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और लिख दूंगा बच्चों टू सेल्स, कितने से इंक्रीज हो रहा है हमारा कैश का बैलेंस 42,000 रुपीज़ से। और बच्चों यहाँ पे डेट हम लोग मेंशन कर देंगे अप्रैल 20। एकदम क्लियर। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, अप्रैल 20 को कैश सेल्स करिए आपने, कितने से कैश इंक्रीज हो जाएगा 42,000 से। तो मैंने बच्चों यहाँ पे कैश इंक्रीज कर दिया 42,000 से। अब आ जाइए आप अप्रैल 22 को, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है सैलरीज पेड, सैलरी हमने पे करी है, ठीक है। ऐसा तो लिखा नहीं है कि चेक से पे करिए, तो ऑब्वियसली बात है कैसे पे की होगी, फिर आपने कैश में पे करी होगी। तो बच्चों 40,000 रुपीज़ की सैलरी पे कर दीजिए अप्रैल 22 को। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा बच्चों अप्रैल 22। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बाय सैलरीज 22,000 रुपीज़ मैं जो है वो कैश के बैलेंस में से कम कर लूँगा। हम ये मान के चलेंगे कि हमने यहाँ पे कैश में पे किया, क्योंकि चेक की इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। 22 नहीं है सर, वो 40,000 है बच्चों। एक मिनट रुक जाओ, कई बार वो कंटिन्यूसली दिखता नहीं है तो गड़बड़ इसी कारण हो जाती है। यहाँ पे मैं वापस से एक बार देख लेता हूँ, सैलरीज हम पे कर रहे हैं 40,000 की, तो बच्चों 40,000 लिखना है हमको वहाँ पे। अप्रैल 22 था एक्चुअली, डेट जो है वो उसमें अमाउंट में जाके मिक्स हो गई, लेकिन सुधार लो, तुरंत पता चल जाता है सारी चीज़ें। तो और आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास अप्रैल 22 को गुड्स सोल्ड टू सोना एंड कंपनी कोलकाता 36,000। यहाँ पे आप बच्चों जो गुड्स बेच रहे हैं ना, क्रेडिट पे बेच रहे हैं। तो जब कभी भी किसी पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और कैश नहीं लिखा रहता है, तो वो अपने आप में एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। और क्रेडिट सेल के लिए बच्चों हमारे पास अलग बुक होती है, जो कि हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। उसके लिए होती है हमारे पास सेल्स बुक। तो बच्चों वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूँगा, सेल्स बुक के अंदर। और आगे चलता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है अप्रैल 23 को रिसीव्ड चेक डेटेड 3rd में, रिसीव कर रहा हूँ अप्रैल 23 को, लेकिन उस चेक पे डेट कब की डली हुई है, डेट डली हुई है सर उसके ऊपर 3rd ऑफ मई, मतलब ये अपने आप में एक तरीके का पोस्ट डेटेड चेक है। तो अगर मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा तो चेक इन हैंड से रिकॉर्ड करूंगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सोना एंड कंपनी। इससे मेरे बैंक बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क कब पड़ेगा, 3rd ऑफ मई को। तो 3rd ऑफ मई को मैं रिकॉर्ड करूंगा। अभी मुझे उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ बच्चों, ये कर रहा हूँ मैं अप्रैल मंथ के लिए। तो ये आपने चेक जरूर आज रिसीव कर लिया है, रिकॉर्ड भी होगा। क्या एंट्री बनेगी, अगर एंट्री बनाना है तो सर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सोना एंड कंपनी, लेकिन आपने रिसीव आज किया और इससे फिलहाल बैंक में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बैंक में चेंज आएगा 3rd ऑफ मई को, तो तब रिकॉर्ड कर लीजिएगा। तो यहाँ बच्चों हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हैं। अब मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करनी है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बैलेंसिंग कर लेता हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैश का मेरा डेबिट साइड हायर है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका बैलेंस कहाँ चला जाएगा, उसका बैलेंस चला जाएगा सर क्रेडिट साइड में। जिस तरफ शॉर्टेज होती है उस तरफ बैलेंस करना होता है। यहाँ पे आपका जाएगा अप्रैल 30, मंथ एंड में बैलेंस करिए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, रीड करना मैंने आप लोगों को सिखाई दिया है। ये इनफ्लोज हैं, इसमें से आउटफ्लोज को आपको माइनस करना है। चलिए, तो यहाँ बच्चों मैं इन सबको ऐड कर लेता हूँ। तो ये हो रहा है 2,20,000 और 3,000, और यहाँ हो रहा है 42, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो 45 हो जाएगा। 45 को आप यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2,65,000। तो यहाँ पर भी हम लोग मेंशन कर देंगे 2,65,000। और अब बच्चों मुझे जो मैं इसमें पेमेंट कर चुका हूँ वो पेमेंट सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर हो रहा है सर 80,000, ये हो रहा है बच्चों आपका 40, कितना हो जाएगा 1,20,000, 1,20,000 प्लस 16,000, ये हो जाएगा सर 1,36,000। 1,36,000 के आपके आउटफ्लोज हैं, 80 और 40, 120 और 16, 136। और बच्चों हमारे जो इनफ्लोज थे वो थे 2,65,000 के। अब यहाँ पे हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा आपका 15 में से 6 जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा सर 2, और सर 2 में से 1 चला जाएगा तो 1,29,000 का बच्चों यहाँ पे बैलेंस आ रहा है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 1,29,000। अब जो हमारा कैश है वो डिपेंड करता है कि उसकी शॉर्टेज किस तरफ आ रही है। तो मैं देख पा रहा हूं बच्चों कि यहां पे मुझे क्रेडिट साइड हायर लग रहा है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड, मतलब अभी भी आप ओवरड्राफ्ट में ही बने रहेंगे। तो 60,000, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, अभी भी आप ओवरड्राफ्ट में ही बने रहेंगे क्योंकि आपकी बैलेंसिंग इस तरफ आ रही है, मतलब स्टिल आपका ओवरड्राफ्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी भी आपके ऊपर लोन है। तो 60,000 प्लस 34 सर ये हो जाएगा हमारे पास 60,000 और 34 94,000। 94 में आप बच्चों ऐड कर दीजिए 12,000, तो ये हो जाएगा सर 1,06,000, और 1,06,000 में 2,500 और ऐड कर दो तो सर ये हो जाएगा 1,08,500। एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सर 14,500। इसमें ले आके ऐड कर देंगे 14,500 को,
48,500, 1,08,500 बिल्कुल सही है। अब इसमें से बच्चों आप ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो उसकी जो बैलेंसिंग है वो मुझे यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारा अप्रैल 30 टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। माइनस करो भैया 1,08,000 में से इन सब चीज़ों को माइनस करना है अपने को, तो इकट्ठा ही माइनस कर देंगे ना एक ही बार में। तो ये हो रहा है आपका 80 और ये हो जाएगा आपका 14, तो ये हो जाएगा 94, 94 में से 3 और ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 97, 97। तो बच्चों इसका जो आ रहा है 11,500। एक बार और क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। 1,08,500 जो है वो हमने आउटफ्लोज दिखा रहा है बैंक का, और इसके बाद हमारे पास जो इनफ्लोज हैं वो है 97,000 रुपीज़ के। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चों कितना बच रहा है मेरे पास। हाँ जी सर, यहाँ पर जो है वो 11,500 ही बच रहा है। अब एक काम करिए, यहाँ का जो क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों आप यहाँ मेंशन करिए। तो यहाँ पे आ जाएगा सर अप्रैल के बाद क्या आएगा बच्चों, जल्दी बता दो सर। May 1, तो May 1 में यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना सर, यहाँ आ जाएगा आपका 1,29,000। और बच्चों यहाँ पर भी मैं लिखूंगा May 1, ईयर तो चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि ये शो कर रहा है कि अभी भी हमारे पास ओवरड्राफ्ट है बच्चों कितने का, 11,500 का। तो जो यहाँ तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है, सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर मैंने आपको पढ़ाया 2 कॉलम कैश बुक जिसमें मैंने दोनों फेवरेबल बैलेंसेस लिए थे, और हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है 2 कॉलम कैश बुक, लेकिन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट था, तो मैंने आपको बताया कि ओवरड्राफ्ट को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आगे चलते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर पैटी कैश बुक। अब हम समझ लेते हैं कि ये पैटी कैश बुक क्या होती है। तो मैं एक चीज़ बता दूं बच्चों, जो हमारे नॉमिनल नेचर की ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग लेमेंस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, डे टू डे में क्या बोलते हैं, चिल्लर खर्चे, बहुत ही नॉमिनल नेचर के, छोटे मोटे, किसी को चाय पिला दी, किसी को रिफ्रेशमेंट में कोल्ड ड्रिंक पिला दिया अपन लोगों ने, कुछ नाश्ता वाश्ता करा दिया अपने ग्राहक को, छोटे मोटे कैजुअल वेजेस अपन ने दे दिए, कन्वेंस चार्जेस हो गए, छोटे मोटे रिपेयर्स के चार्जेस हो गए, छोटी मोटी स्टेशनरीज हो गई, पोस्टेज हो गए, इस तरीके के जो बहुत ही नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों, इसके लिए हम लोग बार बार जो है अपने वो हेड कैशियर को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे हेड कैशियर के अलावा एक पैटी कैशियर भी अपॉइंट किया जाता है, जो कि नॉमिनल नेचर के खर्चे देखता है। तो पैटी कैश बुक अपने आप में एक ऐसी बुक है जिसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बहुत ही नॉमिनल नेचर के होते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो क्या कह रहे हैं ये लोग आपसे, ये आपसे कह रहे हैं कैश बुक इन विच रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट। तो बच्चों ये स्मॉल अमाउंट को मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ कि ये नॉमिनल नेचर के आपके एक्सपेंस होते हैं, बहुत ही छोटे मोटे, ठीक है, 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 100 रुपये, इस तरीके के। तो कैश बुक इन विच रिसीट्स एंड एक्सपेंसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड, उसी को क्या बोला जाता है, पैटी कैश बुक। तो हमने इसके पहले जो कैश बुक पढ़ी थी बच्चों, वो हेड कैशियर मेंटेन करता है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे एक्सपेंसेस को देखने के लिए एक पैटी कैशियर अपॉइंट कर दिया जाता है, जो कि क्या बनाता है, पैटी कैश बुक। और पैटी कैश बुक में बच्चों ऐसे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि बहुत ही नॉमिनल नेचर के होते हैं। एकदम क्लियर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक की यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग सिस्टम देख लेते हैं पैटी कैश बुक के, हमारे पास कौन कौन से सिस्टम होते हैं। सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक, ठीक है, पैटी कैश। तो सिंपल सिस्टम ऑफ पैटी कैश, बहुत ध्यान से समझना है इसके अंदर क्या है। इन केस ऑफ सिंपल सिस्टम पैटी कैशियर इज गिवन एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ कैश एंड आफ्टर स्पेंडिंग द अमाउंट ही सबमिट्स द पैटी कैश अकाउंट्स टू द हेड कैशियर। तो सिंपल सिस्टम के अंदर क्या होता है, मैं आपको जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए कि बच्चों आप कहीं बाहर रह के पढ़ रहे हैं और आपके पेरेंट्स आपको हर महीने का इनफ अमाउंट दे देते हैं कि बच्चों जितना भी इस महीने खर्च कर सकते हैं आप खर्च कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो ये जो आपका हेड कैशियर है यहाँ पे पैटी कैशियर को क्या करेगा, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट दे देगा। आइडिया लग जाता है हमको जनरली कि एक महीने के अंदर कितना अमाउंट हम लोग यहाँ पे खर्च कर लेते हैं पैटी कैश एक्सपेंसेस के फॉर्म में। तो जो हमारा हेड कैशियर है वो हमको एक ही बार में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट दे देगा। पैटी कैशियर बच्चों उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या करते जाएगा, खर्च करते चले जाएगा। और जिस भी पीरियड के लिए, मतलब
हो सकता है वो वीकली रिपोर्ट सबमिट करता हो सकता है वो बच्चों वो इसके अलावा फोर्टनाइटली सबमिट करता हो 14 डेज 15 डेज या फिर मंथली, तो डिपेंड करता है। तो एट द एंड ऑफ द पीरियड जो भी कैश बचेगा वो वापस से किसको सबमिट कर देगा, हेड कैशियर को। फिर जैसे ही नया पीरियड स्टार्ट होगा हेड कैशियर उसको फिर से अमाउंट दे देगा कि जाओ और छोटे मोटे खर्चे निपटाओ, मुझे टेंशन मत दो। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो एक और सिस्टम होता है वो हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसके भी न्यूमेरिकल देख लेंगे। इसके बाद बच्चों आता है इंप्रेस्ड। इसके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर वेटेज दिया जा रहा है आपके यहाँ पर कैश बुक में तो हो सकता है इसका क्वेश्चन भी इंप्रेस सिस्टम का डाल दिया जाए। डिपेंड करता है बच्चों, डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स लगभग 11 स्टैंडर्ड का जो पेपर है ना वो अपने हाथ में ही रखते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स में से सिर्फ 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाए और रिमेनिंग 10 चैप्टर्स जो है 9 चैप्टर्स जो है उनमें से 60 मार्क्स का आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। अंडर दिस सिस्टम एन एस्टिमेट इज मेड ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेटी एक्सपेंसेस। तो जो इंप्रेस सिस्टम होता है बच्चों उसमें एक अमाउंट को एस्टिमेट कर लिया जाता है कि भाई इस पीरियड में आप कितना खर्च कर सकते हो। जैसे वीकली आप कितना खर्च कर सकते हो, फोर्टनाइटली आप कितना खर्च कर सकते हो, या फिर मंथली आप कितना कर सकते हो। द अमाउंट सो एस्टिमेटेड इज गिवन टू द पेटी कैशियर इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। जो भी अमाउंट हमने एस्टिमेट करके रखा है कि भाई एक हफ्ते में, 14 दिन में, एक महीने में आप इतना अमाउंट खर्च कर सकते हो। तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे मंथली का। मुझे ऐसा लगता है कि हर मंथ ना आप 12,000 रुपए खर्च कर सकते हो पेटी एक्सपेंसेस के फॉर्म में, तो मैं आपको दे दूंगा 12,000। अब आपने कितने खर्च करे, आपने सपोज 8,000 रुपए खर्च करें। यहां देखो बच्चों, मुझे ऐसा लगता है कि आप हर महीने पेटी एक्सपेंसेस में कितना खर्च कर सकते हैं, मेरा एस्टिमेशन हेड कैशियर का एस्टिमेशन है 12,000 रुपए, लेकिन आपने कितने खर्च करे 8,000 रुपए। तो अभी भी आपके पास कितना बचा है 4,000। तो ये जो इंप्रेस सिस्टम है ना, ये इंप्रेस सिस्टम आपसे बोलता है कि हमारा एस्टिमेशन कितना है 12,000, 8,000 आपने खर्च कर दिए, बचे कितने 4,000। एक काम करो, अगले महीने की स्टार्टिंग में वापस से 12,000 ही दूंगा, तो मुझसे 8,000 रुपए और ले लो। तो अब आप देख सकते हो बच्चों की यहाँ पे वापस से उसके पास कितना हो जाएगा 12,000। मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में पैसा खर्च करने के बाद वापस से बैलेंस कितना बना लिया जाएगा, जितना एस्टिमेट किया गया था बाय द हेड कैशियर। तो जैसे आपने यहाँ पे 8 खर्च कर दिए पहले महीने, तो वापस से आपको अगले महीने 8,000 मिल जाएंगे, आपका बैलेंस कितना हो जाएगा 12,000। अगले महीने बच्चों आपने 7,000 रुपए खर्च करें, तो अब आपके पास कितना बचेगा 5,000। ठीक है, तो वो आपसे क्या बोलेगा, नहीं 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 हमारा इंप्रेस सिस्टम तो कितने का 12,000 का, तो एक काम करो हमसे 7,000 रुपए फिर ले लीजिए, तो फिर अगले महीने के लिए आपके पास कितना हो जाएगा 12,000। तो एक एस्टिमेट अमाउंट होता है, वो हर मंथ की बिगिनिंग में आपके पास उतना होना ही चाहिए बच्चों। इसी को बोला जाता है इंप्रेस्ड सिस्टम या इंप्रेस्ड मनी। एकदम क्लियर, आगे अच्छे से समझ में। चलिए, तो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल इसका गिवन है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर पेटी कैश बुक। तो बच्चों हमको यहाँ पे पेटी कैश बुक बना के दिखानी है फॉर द मंथ अप्रैल 2022। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि फिलहाल फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है। हो सकता है बच्चों एनालिटिकल पेटी कैश बुक आपसे पूछ ली जाए, बट फिर भी मेरा काम है आप लोगों को बताना भाई जो चीज़ सिलेबस में उसको मैं बिल्कुल आपको दिल लगा के पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा जो ईयर है वो है 2022 और इसके अलावा यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन हमको गिवन है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। लेकिन इससे पहले हम जरा फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पेटी कैश बुक का। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जो बना रहे हैं उसकी हेडिंग लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। मैं ऑब्जर्व करता हूं बच्चों आपसे सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन बनाते जाते हैं, आप यही नहीं लिखते हैं आप क्या बना रहे हो। अरे कैश बुक बना रहे हो कैश बुक लिखो, 2 कॉलम कैश बुक बना रहे हो लिखो उसमें 2 कॉलम, जर्नल बना रहे हो ऊपर हेडिंग बनाओ जर्नल, लेजर बना रहे हो लेजर लिखो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो ट्रायल बैलेंस ऊपर हेडिंग लिखना सीखिए। तो यहाँ हम बना रहे हैं पेटी कैश बुक, तो बच्चों यहाँ मैं लिख दूंगा अपना पेटी कैश बुक, एक ऐसी बुक जिसके अंदर बहुत ही नॉमिनल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो इसका जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारी मेन कैश बुक से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ उसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाया जाता है। काम ये बिल्कुल वैसे ही करेगा। तो यहाँ बच्चों हम लोग लिख देंगे सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड के अंदर आएगा कि भाई हमने हेड कैशियर से कितना अमाउंट रिसीव किया है। उसके बाद बच्चों आ जाता है यहाँ पे लेजर फॉलियो। आपको पता है कि जनरली इसके अंदर जो होते हैं वो एक दूसरे बुक में से जो इधर से उधर रिकॉर्डिंग की जाती है उसके पेज नंबर्स लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों कैश बुक फोलियो। इन सब का आपका कुछ भी नहीं है लेना देना, जब हम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करेंगे तब इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है बच्चों। उसके बाद हमारा जो कॉलम होता है वो होता है डेट का। डेट के बाद बच्चों आ जाता है यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद बच्चों फिर से आ जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे लेजर फॉलियो का कॉलम। उसके बाद बच्चों आता है वाउचर नंबर, और उसके बाद बच्चों यहां पर आता है अमाउंट पेड। तो
कहीं ना कहीं आप देखें उसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि जब भी हमारे पास इनफ्लोज होते हैं हम कहाँ लिख देते हैं, डेबिट साइड में, और आउटफ्लोज कहाँ लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में। उसी प्रिंसिपल पे आप लोगों के लिए काम कर रहा है। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ईयर मेंशन कर देंगे। तो ईयर हमको कितना गिवन है, डेट वाले कॉलम में जाइए, लिख दीजिए 2022। ये लेजर फॉलियो का आपको कुछ नहीं करना है, कैश बुक फॉलियो का आपको कुछ नहीं करना है, लेजर फॉलियो का आपको कुछ नहीं करना है, वाउचर नंबर का आपको कुछ भी नहीं करना है। बस आप तो भैया अमाउंट रिसीव कर लो, उसमें से पैसा खर्च करते चलो। तो हमारा जो सबसे पहले डेट है अप्रैल 1। अप्रैल 1 में आपसे बोला जा रहा है ड्रू फॉर पेटी कैश ₹5000। इसकी जगह कहानी समझ लो, यहाँ पर जो पेटी कैशियर है, जो छोटा कैशियर है, वो हमारे हेड कैशियर से क्या कर रहा है, 5000 रुपीज ले रहा है ऑल खर्चों के लिए, नॉमिनल नेचर के खर्चों के लिए, छोटे मोटे चिल्लर खर्चों के लिए। तो यहाँ पर 5000 रुपीज पेटी कैशियर ने लिया हेड कैशियर से अप्रैल 1 को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं डेट डाल दूंगा अप्रैल 1। यहाँ पे आप लिख दीजिए टू कैश या टू बैंक, जो भी आपको लिखना हो, जो भी आप चाहें तो लिखो। टू कैश भी लिख सकते हो, टू बैंक भी लिख सकते हो। कितना मिल गया हमको सर, 5000 रुपीज़ मिल गया बच्चों। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 5000। एक बार रिसीव कर लो बस। अब दे खर्चों पे दे खर्चे, दे खर्चों पे दे खर्चे रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। यहाँ देखो बच्चों, अप्रैल 3 पेड फॉर पोस्टेज। पोस्टेज के लिए आपने 300 रुपीज़ खर्च करें। आप देख सकते हैं बच्चों, ये मैं ना सिंपल पैटी कैश बुक बना रहा हूँ। एनालिटिकल पैटी कैश बुक थोड़ी सी डिफरेंट होती है, हो सके तो देखता हूँ, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इसके बाद हम लोग उसी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा है अप्रैल 3 में पेड फॉर पोस्टेज कितना, 300 रुपीज। तो अब आप यहां पे बहुत सिंपल है बच्चों, डेट मेंशन कर दीजिए कितना, अप्रैल 3, और यहां लिख दीजिए बच्चों बाय पोस्टेज। अब मेरा साइड चेंज हो रहा है ना, अब मैं क्रेडिट साइड में जाके अमाउंट लिखने वाला हूं, तो यहां पर बाय लगा दिया जाएगा। और बाय पोस्टेज में कितना खर्च कर दिया आपने, 300 रुपीज खर्च कर दिए हैं आपने पोस्टेजेस में। ठीक, इसके बाद और आगे चलते हैं बच्चों। अप्रैल 5 को लिखा है पेड टेलीफोन बिल कितना, 400 रुपीज़। आपको भी पता है ये आउटफ्लो है, तो डेट मेंशन कर देंगे अपन यहाँ पे कितना है, अप्रैल 5। तो यहाँ लिख दूंगा बच्चों में अप्रैल 5। क्या पे किया मैंने, टेलीफोन बिल। तो यहाँ लिख दिया जाएगा बच्चों टेलीफोन बिल। कितना अमाउंट पे किया है टेलीफोन बिल का, सर हमने टेलीफोन बिल का पे किया है 400 रुपीज़। तो यहाँ पर भी लिख दूंगा बच्चों मैं 400 रुपीज़। आगे चलते हैं, बहुत सिंपल होता है ये। इसके बाद आपसे बोला जा रहा है अप्रैल 8। अप्रैल 8 में हमने क्या कर दिया है सर, आपने कार्टेज। कार्टेज क्या होता है भाई, जो कार्ट होती ना, पहले के ज़माने में जो ट्रांसपोर्टेशन होता था बच्चों, कार्ट से ही होता था, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, गधा गाड़ी। ठीक है, तो ये वाला कार्टेज आप ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहे हो 140 अप्रैल 8 को। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा अप्रैल 8। क्या खर्च कर दिया आपने, कार्टेज के लिए खर्च कर दिया आपने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं बच्चों बाय कार्टेज। कितने का कार्टेज पे किया सर, 140। तो यहाँ लिख दो 140। ठीक, और देख लेते हैं कितने ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ज़्यादा नहीं होने चाहिए सर। गिनती के 3 ट्रांजेक्शन और हैं। अप्रैल 9 को आपने फिर से पोस्टेज के लिए पे कर दिया है 200 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे डेट डाल दूंगा अप्रैल 9 बाय पोस्टेज। कितना पे किया अब की बार हम लोगों ने, 200 रुपीज़। तो यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा बच्चों 200। और आगे चलते हैं, इसके बाद हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन और हैं। पेड फॉर सन्ड्रीज। सन्ड्रीज का मतलब है कि कोई ऐसे छोटे मोटे खर्चे हैं जिनका मैं अकाउंट ओपन करना नहीं चाहता हूँ। तो पेड फॉर सन्ड्रीज 100। तो अप्रैल 12 में चला जाएगा बाय सन्ड्रीज। कितना पे कर दिया अपन लोगों ने सन्ड्रीज के नाम का, मतलब ऐसे कोई खर्चा जिसका अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हो आप, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अपन लोग 100। और अब मैं आता हूँ हमारे लास्ट ट्रांजेक्शन में। अप्रैल 27 को स्टेशनरी हमने खरीद ली है 300 रुपीज़ की। तो बच्चों यहाँ मैं लिख दूंगा अप्रैल 27 बाय स्टेशनरी। कितने की स्टेशनरी ली अपन लोगों ने, सर आपने स्टेशनरी खरीदी है 300 रुपीज़ की। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख दूंगा 300। आ रही है आप लोगों को बात समझ में। और अब यहाँ पर भी हमें वही करना है बच्चों जो हम लोगों ने मेन कैश बुक में किया था सर, एट द एंड ऑफ द मंथ। अब हम ये पता लगाएंगे हमारे पास कितना पेटी कैश अभी भी बचा हुआ है। तो यहाँ पर मंथ एंड में आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा बच्चों में अप्रैल 30 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। तो यहाँ देखो अमाउंट रिसीव में मेरे पास कितना था, 5000। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5000, डबल लाइन ड्रॉ करके क्लोज कर दीजिए। और यहाँ पर पहले हम लोग बैलेंस पता लगा लेते हैं, उसके बाद बच्चों ऑटोमेटिकली हमारा जो टोटल है वो 5000 ही बन जाएगा। तो इन सबको टोटल करके 5000 में से माइनस कर दीजिए। 300 प्लस 400 हो जाएगा बच्चों 700। 700 के बाद इन दोनों को उठा लो तो हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1300 और ये हो जाएगा 1440। तो बच्चों हमारे जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं 14,040 के, और मेरे पास जो कैश था वो कितना था 5,000। तो दोनों का डिफरेंस निकालो। लेकिन एक बार हम लोग क्रॉस चेक
चेक और कर लेते हैं। 300 400 ये हो जाएगा 740, ये हो जाएगा बच्चों 940, ये हो जाएगा आपका 1040 और ये हो जाएगा 1440। बिल्कुल सही। अब यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं दोनों का, कितना निकल कर आ रहा है। चलिए तो बच्चों इसको इसमें से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, ये निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया तो बचेगा 5 और ये बचेगा सर 3560। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा 3560। और चूंकि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम नहीं है तो ज़्यादा कुछ अपना ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिख दीजिएगा May 1 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन इस तरफ लिखेंगे अपन लोग, कितना सर 3560। तो जो ये थी आपकी सिंपल कैश बुक। अब देखते हैं अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट में क्या है। सर अगले कॉन्सेप्ट में आपसे बोला जा रहा है, रीड कर लेते हैं एक बार, प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, दोनों कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे। ऑन द वन हैंड आपकी जो है एनालिटिकल पैटी कैश बुक भी बन जाएगी और यहाँ पे साथ साथ हमारा जो इम्प्रेस्ड सिस्टम है उस इम्प्रेस सिस्टम को भी हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, फॉलो करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कि जनवरी 1 में हमने यहाँ टोटल कितना अमाउंट रिसीव किया है, 10,000। ठीक है ना, तो ये जो आपने 10,000 रिसीव किया है ना बच्चों, इसी से आपका इम्प्रेस्ड बनेगा। ओके तो बच्चों ये जो है अपने आप में ये एक वीकली पैटी कैश बुक है ना। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो जनवरी 6 को हो रहा है, तो ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस जो रिकॉर्ड होने वाले हैं बच्चों, ये कैसे रिकॉर्ड होने वाले हैं सर, ये रिकॉर्ड होने वाले हैं हमारे वीकली। तो चलो देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर इम्प्रेस सिस्टम किस तरीके से बनाया जाता है इन द बुक्स ऑफ। वैसे तो बच्चों यहाँ पे गिवन है नहीं कि हम बुक्स किसकी बना रहे हैं, लेकिन फिर भी लिख देना चाहिए हमको, इन द बुक्स ऑफ क्या बना रहे हैं बच्चों अपन लोग, पैटी कैश बुक। तो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए पैटी कैश बुक। अब बच्चों इसका जो प्रेजेंटेशन होता है ना वो हमारी मेन कैश बुक और हमने जो सिंपल कैश बुक बनाई थी उसके कंपैरिजन में बहुत ही डिफरेंट होता है। तो आप इसके प्रेजेंटेशन पे जरूर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है रिसीट्स। रिसीट्स के बाद बच्चों हमारा अगला कॉलम होता है डेट। डेट के बाद होता है बच्चों वाउचर नंबर। वाउचर नंबर के बाद बच्चों हमें यहां पे लिखना होता है ट्रांजैक्शंस या पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहां पे लिखा जाता है टोटल पेमेंट। तो मेरी बात बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा कि यहां तक के का जो आपका फॉर्मेट है ये तो बिल्कुल एज इट इज ही बनाना है, लेकिन इसके आगे हम लोग को जितने भी कॉलम बनाने होते हैं ना बच्चों वो स्पेसिफिक होते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि हमारे पास किस तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास है पेड मेट्रो फेयर। क्या पे कर रहा हूं मैं, मेट्रो फेयर। तो मेट्रो फेयर को हम लोग एक कॉमन हेड के अंदर लेके जा सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेंस चार्जेस। तो यहाँ पे मेट्रो फेयर को मैं किसमें ले लूंगा, कन्वेंस में। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टेज, इसका मैं एक अलग हेड बना लूंगा। उसके बाद है मेरे पास पोस्टेज, उसका मैं एक अलग हेड बना लूंगा। आफ्टर डेट बच्चों हम लोग यहाँ पे वेजेस पे कर रहे हैं, कैजुअल लेबर के लिए 600, स्टेशनरी खरीद रहे हो आप लोग 400 की। तो जो यहां से हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है कि हमारे एनालिटिकल पैटी कैश बुक में कितने कॉलम बनेंगे। तो इट्स ऑल अप टू यू। जो जो ट्रांजैक्शंस आपके रिपीटेटिव इन नेचर के दिख रहे हैं आप उनके वहां पे क्या कर सकते हैं, हेड बना सकते हैं। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा रिपीट नहीं हो रहा है तो आप उसको लेके जा सकते हैं सेंट्री एक्सपेंसेस से। तो यहां पर बच्चों मैं काम करता हूं, सबसे पहले मुझे यहां पे दिख रहा है कन्वेंस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कन्वेंस। कन्वेंस के बाद बच्चों अगला देख सकते हैं अपन लोग हमारे पास यहां पर क्या है सर, उसके बाद आपको दिख रहा है कार्टेज और पोस्टेज। तो बच्चों इनके भी आप लोग एक काम करिए, एक एक हेड बना लीजिए। तो यहां पे मैं कन्वेंस थोड़ा सा सही कर देता हूं, प्रॉपर दिख नहीं रहा है हम लोगों को, कन्वेंस। इसके बाद सर हमारे पास है कार्टेज। कार्टेज के बाद बच्चों हमारे पास है पोस्टेज। और आगे चलते हैं तो यहां तक हो गया सर। इसके बाद आपके पास स्टेशनरी है, रिपेयर्स भी है हमारे पास। और सर वापस से कार्टेज पोस्टेज जो काम करिए, स्टेशनरी और रिपेयर्स का हम लोग यहां पे और बना लेते हैं अपना हेड। तो यहां पर आ जाएगा स्टेशनरी। उसके बाद बच्चों आ जाता है रिपेयर।
और इसका जो कुछ भी आएगा बच्चों उसको मैं लेके चले आऊँगा सन्ड्रीज में। सन्ड्रीज का मतलब होता है मिसलेनियस, ऐसी चीज़ें जिनके हम लोग हेड ओपन नहीं करना चाहते हैं उसको किस में लेके चले जाएंगे, सन्ड्रीज में। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंप्रेस सिस्टम भी है, लेकिन इंप्रेस सिस्टम का स्टार्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब हम अपने क्वेश्चन को खत्म करने जा रहे होंगे वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इंप्रेस सिस्टम को किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर 2022 में जनवरी 1 में पैटी कैशियर ने हेड कैशियर से कितना रिसीव किया है, सर 10,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दीजिए सबसे पहले 2022। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग यहाँ पे डेट भी मेंशन कर दीजिए, ईयर मेंशन करने के बाद जनवरी 1। और जैसे कि हमने सिंपल में लिखा था तो आप यहाँ पे टू कैश या टू बैंक दोनों लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा पैटी कैशियर है वो कितना विड्रॉ कर रहा है, सर 10,000 विड्रॉ कर रहा है। तो बच्चों आप लोग रिसीट्स में लिख दीजिए कितना, 10,000। अब हमारे जितने भी नॉमिनल नेचर के एक्सपेंसेस हैं वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते चले जाएंगे। हर एक्सपेंस को बच्चों हमको यहाँ पे 2 बार रिकॉर्ड करना होगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। जनवरी 2 में देखिए पेड मेट्रो फेयर, कितने का मेट्रो फेयर पे किया जा रहा है, सर ₹50 का। तो आपको भी पता है बच्चों की एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। तो मैं इसे किस हेड के अंदर लेके चले जाऊंगा, मैं इसको लेके जाऊंगा बच्चों कन्वेंस में। तो एक बार आपको लिखना पड़ेगा टोटल पेमेंट में हमने कितना खर्च किया है, सर ₹50। उसके बाद आप इस पर्टिकुलर हेड में लेके चले जाइए। तो कन्वेंस का जो हेड है वो उसमें हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड करना होगा हमको ₹50। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं डेट और मेंशन कर देता हूँ जनवरी 2। और आगे चलते हैं, हमारे पास अगला जो ट्रांजेक्शन है अगेन जनवरी 2 को हो रहा है पेड कार्टेज। और कितने का कार्टेज पे किया हम लोगों ने, सर ₹250 का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जनवरी 2 कार्टेज पे कर रहे हैं अपन लोग। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा बच्चों बाय कार्टेज। कितना कार्टेज पे किया है हम लोगों ने, 250। एक बार फिर से देख लीजिए सो डेट किसी तरीके की कोई गलती ना हो। तो सर 250 का आपका कार्टेज हो जाएगा। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे टोटल पेमेंट में कितना, 250। उसके बाद इसके हेड में लेके चले जाइए तो यहाँ पे आ जाएगा सर 250। इसीलिए तो बच्चों इसको एनालिटिकल पैटी कैश बुक बोला जाता है। हम यहाँ पे इजीली एनालिसिस कर सकते हैं कि किस हेड पे हम लोग टोटल कितना अमाउंट खर्च कर रहे हैं। इसके बाद जनवरी 2 के बाद बच्चों अगला है हमारा जनवरी 3 पेड फॉर पोस्टेज। कितना पे कर रहा हूं मैं, ₹500। तो हम चले जाएंगे यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे जनवरी 3। क्या रीजन है भाई, कहाँ पैसा खर्च कर दिया आपने, तो यहाँ लिख दीजिए बाय पोस्टेज। और इसमें आ जाएगा आपका बच्चों ₹500। तो पहले टोटल पेमेंट में लिखना, उसके बाद पोस्टेज नाम का हेड है मेरे पास, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा कितना, 500। और आगे चलते हैं, अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं बच्चों हमारे पास क्या है। अगले ट्रांजेक्शन में आपसे बोला जा रहा है जनवरी 3 पेड वेजेस फॉर कैजुअल लेबर, कितना 600। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि हमने यहाँ पर वेजेस नाम का हेड नहीं बनाया है, कहीं पर भी हमारे पास वेजेस नाम का हेड नहीं। तो बच्चों मैं इसको कहाँ लेके चले जाऊँगा, सन्ड्रीज में लेके चले जाऊँगा। तो जनवरी 3 हमने वेजेस पे किया है कितना, 600। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा अगेन हमारा जो डेट रहेगा जनवरी 3। आप चाहें तो यहाँ पे बाय वेजेस भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पे बाय सन्ड्रीज भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है बाय वेजेस। कितना वेजेस में पे कर रहे हैं हम लोग, सर आप पे कर रहे हो ₹600। तो यहाँ पर बच्चों मैं मेंशन कर दूंगा 600। और चूंकि वेजेस नाम का मेरे पास यहाँ पर कोई भी हेड नहीं है तो मैं उसको सीधे कहाँ लेकर आ जाऊँगा, सर आप सीधे उसको जाके मेंशन कर दीजिएगा सन्ड्रीज में। तो सन्ड्रीज में आपको हर वो एक्सपेंस लेके जाना है बच्चों जिसका आपको स्पेसिफिक अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जनवरी 4 पेड फॉर स्टेशनरी। कितने की स्टेशनरी परचेज करी आप लोगों ने, ₹400 की। तो बच्चों यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे हम लोग जनवरी 4। कहाँ अमाउंट खर्च किया है आपने, स्टेशनरी पे। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेशनरी का हेड भी बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय स्टेशनरी। कितना पे किया है स्टेशनरी पे हम लोगों ने, सर आपने स्टेशनरी पे खर्च किया है ₹400। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा पहले टोटल पेमेंट में ₹400। और उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ स्टेशनरी में भी लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे 400। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि बच्चों बहुत इजी है ये। इसके बाद जनवरी 4 पे आते हैं, आपने ऑटो चार्जेस पे किए। भैया फिर से आप इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हो तो जितने भी आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं सब हमारे कॉमन हेड में चले जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंस। तो यहाँ पे जनवरी 4 में हमने कितना पे किया है, सर ₹200। तो यहाँ पे मैं डेट मेंशन कर दूंगा वापस से जनवरी 4। ये जो है ना बच्चों वीकली तैयार हो रही है। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बाय कन्वेंस। कितना पे किया हम लोगों ने, सर ऑटो चार्जेस के नाम पे पे किए आपने ₹200। तो यहाँ पे पहले हमको लिखना होगा टोटल पेमेंट में 200 और उसके बाद बच्चों कन्वेंस में भी हमको लिखना पड़ेगा कितना, 200। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इसके बाद सर जनवरी 5 में आपने रिपेयर के लिए पे किया है कितना, ₹1500। तो यहाँ पर आप चलिए पहले डेट मेंशन कर देते हैं। सर यहाँ डेट लिख दीजिए आप जनवरी 5 रिपेयर के लिए पे किया है बच्चों हम लोगों ने। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय रिपेयर। कितना पे किया है, सर 1500। तो बच्चों यहाँ पे पहले मैं टोटल पेमेंट में कितना लिखूंगा, 1500। फिर आप देख सकते हैं कि इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक पर्टिकुलर हेड है रिपेयर का, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा कितना, 1500। और आगे चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमारे पास क्या है।
सर जनवरी 5 में रिपेयर में पे करने के बाद जनवरी 5 को फिर से आपने बस फेयर के लिए पे किया, मतलब अगेन यू आर ट्रैवलिंग। तो जब भी आप ट्रैवल करोगे तो इसके लिए हमने हेड क्या बना के रखा है सर, कन्वेंस। तो यहाँ पे बच्चों मैं मेंशन कर दूंगा जनवरी 5, रीजन हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेंस। कन्वेंस में अब की बार हमने कितना खर्च किया है सर, आप बस फेयर पे कर रहे हैं 100 रुपीज़ का, तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दूंगा 100, और कन्वेंस का मेरे पास एक सेपरेट हेड है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बच्चों कितना 100। जनवरी 5 के बाद बच्चों आगे चलते हैं। अगेन जनवरी 5 को आपने कार्टेज पे किया है, कितने का कार्टेज पे किया है सर, 400 रुपीज़ का। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। सिर्फ आपको प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते आना चाहिए। तो सर आपने यहाँ पर वापस से जनवरी 5 को कार्टेज पे कर दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय कार्टेज। कितना अमाउंट है हमारे पास कार्टेज का सर, कार्टेज का आपने पे किया है 400, और उसके बाद जस्ट नेक्स्ट डे आपने पोस्टेज पे खर्च कर दिया 700, एक एक करके उठाएंगे तो कार्टेज हमारा कितना हो रहा है 400। तो पहले लिखूंगा बच्चों मैं टोटल पेमेंट में, उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कार्टेज का अपने आप में एक हेड मेंटेन करके रखा है मैंने, तो वहाँ पे भी हम लोग लेके चलेंगे कितना 400। उसके बाद जहाँ तक हमको याद है जनवरी 6 में सर हमने यहाँ पे पोस्टेज पे किया है, तो अच्छा यहाँ पे मैं लिख दूंगा पोस्टेज। देख लेते हैं कितना पोस्टेज पे किया हमने सर, जनवरी 6 को आप पोस्टेज का नाम का पे कर रहे हो 700 रुपीज़, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे पहले तो टोटल पेमेंट में कितना 700, और चूंकि मैंने इसका हेड मेंटेन करके रखा है तो यहाँ बच्चों पोस्टेज है, यहाँ पर भी हम लोग कितना रिकॉर्ड कर देंगे 700। ठीक है, आ रहा है समझ में। आगे चलिए बच्चों, सिर्फ हमारे पास 2-3 ट्रांजेक्शन्स और हैं। जनवरी 6 को हमने अगेन कन्वेंस चार्जेस दे दिए कितने के 300 रुपीज़ के, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जनवरी 6 बाय कन्वेंस। कितना पे कर रहा हूँ सर, आप पे कर रहे हैं जनवरी 6 को 300 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख दूंगा बच्चों मैं 300, और यहाँ पे मेरे पास कन्वेंस का अपने आप में एक हेड बना हुआ है, तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा कितना 300। अगला हमारे पास क्या है सर, अगेन जनवरी 6 को ही ट्रांजेक्शन किया है आपने। नेक्स्ट जनवरी 6 में बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है पेड कार्टेज, कितना पे कर रहे हैं हम लोग 300 रुपीज़, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बच्चों वापस से जनवरी 6 बाय कार्टेज। कितना कार्टेज में पे कर रहे हैं अपन लोग सर 300 रुपीज़। तो आप एक काम करिए बच्चों, पहले टोटल पेमेंट में 300 लिख दीजिए, और हमारे पास कार्टेज का अपने आप में एक हेड बना हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग कितना मेंशन कर देंगे सर 300। और बच्चों अब मैं चलता हूँ अपने लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गए बच्चों, मैं इनको सही कर दूँ। यहाँ आ जाएगा आपका कार्टेज में कितना सर 300। और लास्ट है बच्चों यहाँ पर फिर से जनवरी 6 पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे पास किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिसिटी बिल के रिगार्डिंग कोई भी हेड नहीं है, तो मैं इसको कहाँ लेके जाने वाला हूँ 200 रुपीज़ को सर, आप इसको लेके जाएंगे सन्ड्रीज़ में, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 200, और उसके अलावा बच्चों मैं लेके आ जाऊँगा सन्ड्रीज़ में। अब प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसके बाद बच्चों आप लोगों को क्या करना है। इसके बाद हमको करना है, इसको थोड़ा सा मैं नीचे लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम कई बार देखने को मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करना है, सिंगल लाइन। इसके आगे क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। पहले आप एक काम करिए, टोटल पेमेंट में आपने अभी तक कितना खर्च कर दिया है ये पता लगा लीजिए। तो यहाँ हम लोग किसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो रहा है 50 और 250 हो जाएगा 300, और 500 हो जाएगा बच्चों 800। 800 में प्लस कर देंगे अपन लोग 600, तो ये हो जाएगा सर 1400। 1400 में 400 ऐड कर देंगे तो जाएगा 1800। इसमें 200 ऐड कर दोगे तो हो जाएगा कितना 2000। ये हो जाएगा बच्चों 1500 ऐड करने के बाद 3500। फिर उसमें आप ऐड कर दीजिए इन दोनों को मिला के, तो कितना हो रहा है 4000। यहाँ हो गया बच्चों अपना कितना 5000, और ये हो रहा है सर 5500। तो यहाँ हमने अभी तक कितना खर्च कर दिया है, यहाँ तक बच्चों अभी तक हमने खर्च कर दिया है 5500। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5500। अब आपने क्या करना है, एक बार इन सब का भी आप लोग टोटल लगा लीजिए। सन्ड्रीज से स्टार्ट करता हूँ मैं, सन्ड्रीज का टोटल कितना निकल कर आ रहा है 800 रुपीज़। उसके बाद हमने रिपेयर पे कितना खर्च कर दिया है सर, रिपेयर पे हमने खर्च कर दिया है 1500। उसके बाद स्टेशनरी पे हमने खर्च किया है कितना सर 400। आफ्टर डैट पोस्टेज में हमारे जा चुके हैं 500 प्लस 700, दोनों को मिला लीजिए कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास 1200। और आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद कार्टेज में आप लोग देख सकते हैं 250, 400 और 300, तो ये टोटल कितना हो जाएगा सर, ये हो रहा है हमारे पास 950।
एंड आफ्टर डैट कन्वेंस पे आ जाते हैं हम लोग, तो 50, 200, 100 और 300 इन सबको ऐड कर लीजिए तो ये हो रहा है सर 650। अब आपको बच्चों इसको यहाँ से भी टोटल करना है और तब भी आपका टोटल 5500 ही आना चाहिए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 650 में बच्चों एक काम करिए, आप सबसे पहले 950 ऐड कर दीजिए तो इतना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 1600। उसमें हम लोग ऐड कर देंगे कितना, 400 यहाँ से ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2000। उसमें 1200 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3200। 3200 में बच्चों आप लोग यहाँ पर 800 उठा लीजिए तो ये हो जाएगा 4000 और 4000 में 1500 ऐड कर दीजिए तो भी 5500 हो रहा है, मतलब हमने क्रॉस चेक कर लिया है। अब एक काम करिए बच्चों, क्योंकि हम लोग इसको वीकली बना रहे हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग जनवरी 7 और हमको कितना मिला था सर, हमको टोटल अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक जो मिला था बच्चों वो मिला था यहाँ पर 10,000। 10,000 में से आपने 5,500 जो है वो खर्च कर दिए तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 4,500। ठीक, अब यहाँ पर इसको भी आपको क्लोज करना है तो यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दीजिएगा दिस वे, डबल लाइन ड्रॉ करके। फाइन, अब यहां देख सकते हैं हमको मिला कितना था टोटल 10,000, हमने उसमें से कितना खर्च कर दिया बच्चों 5,500, तो हमारा वीक एंड पे रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 4,500। अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ का टोटल लगा लेते हैं तो यहां पे मेरा जो टोटल हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 10,000। यहां पे भी हमारा टोटल कितना हो जाएगा 10,000। अब बच्चों मुझे आपको समझाना है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूं बच्चों कि इम्प्रेस सिस्टम यहाँ पर क्या होता है। एक काम करिए आप सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब हमारे पास जो बैलेंस बचा है वो कितना बचा है सर 4,500 रुपीज़ का हमारे पास बैलेंस बचा है। लेकिन मैंने आपसे कहा है कि इम्प्रेस सिस्टम किस तरीके से काम करता है कि इन्हें एस्टिमेट कर लिया है कि हर हफ्ते के बिगनिंग में आपके पास 10,000 होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी आपके पास कितना बचा है 4,500। अब इसको 10,000 बनाने के लिए हेड कैशियर से हमको और कितना लेना पड़ेगा सर 5,500 हमको और लेना पड़ेगा। जितना आप खर्च करते हैं उतना ही हेड कैशियर से और लीजिए। तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 5,500 और ये हमारी जो है एनालिटिकल पैटी कैश बुक भी यहाँ पर क्या हो जाती है कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि जर्नल का सब डिवीजन क्यों किया जाता है, उसके बाद मैंने आपको बताया कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स या फिर स्पेशल पर्पस बुक्स हमें मेंटेन करनी होती है। हमने स्टार्ट किया कैश बुक से। कैश बुक में हमने सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक, आफ्टर दैट 2 कॉलम कैश बुक फेवरेबल बैलेंसेस के साथ, फिर हमने 2 कॉलम कैश बुक किया बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट के साथ। फिर मैंने आपको बताया कि पैटी कैश बुक क्या होती है, सिंपल पैटी कैश बुक, एनालिटिकल पैटी कैश बुक विद इम्प्रेस सिस्टम। तो यहाँ पे बच्चों हमारा एक और चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का वीडियो आपको बच्चों हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके हमको जरूर बताइएगा। इसी तरीके की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बच्चों जल्द मिलते हैं हम लोग अगले अपने चैप्टर में। जय हिंद।